what's the vision behind it? इंडिया से डिज्नी जैसी कंपनी बनाना है। आपने इनिशियली कौन से challenges देखे? इस इंडस्ट्री में चैलेंज है वो है अच्छे एक टैलेंटेड वर्कफोर्स का। एक ही चीज़ आप दो आर्टिस्ट को दो अलग अलग दोनों अलग अलग आउटपुट देंगे। पहले तो 2-4 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट कर लेते थे इसी छोटी टीम के साथ। अब जब प्रोजेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। Major leads आपकी कहाँ से generate होती हैं? एक सोर्स है जो हमारा पहले से अपर प्रोफाइल थी रोहित की, इस पे $4 लाख से ज़्यादा अर्निंग थी जो कि अब सस्पेंड हो गई है परमानेंटली। उस प्रोफाइल पे बहुत सारे क्लाइंट थे हमारे पे। अभी जब आप शार्क टैंक में गए तो ये आपने पहले से सोचा था जब आपने जर्नी स्टार्ट करी आते थी? उन्होंने बोला कि आप 3 मिनट की आप पिच दो अपने बिजनेस के बारे में। तो पहले ही वहीं ब्लैंक हो गए, अच्छा क्या बताओ बिजनेस के बारे में 3 मिनट में। कह रहे आप गूगल पे सर्च करोगे तो हम रैंक कर, किस पे सर्च करोगे, क्या रैंक कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया। Hi everyone, welcome to another exciting episode of Unicorn Mindset. I am your host Bhumika Rawat, and today we have two incredible entrepreneurs, Rohit Thakur and Anmol Pandey, the dynamic duo behind Future Animations. Recently they went on Shark Tank and got a funding from Piyush Bansal. In today's inspiring conversation, we've explored their journey in the startup world of animation, the challenges they have faced, and what it takes to build a visionary animation company. So let's get started. Hi Rohit and Anmol, welcome to our podcast. Okay, so can you just briefly explain everything about Future Animations and its core business model and everything? वेल फ्यूचर एनिमेशंस में हम लोग एनिमेशंस बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए, और अभी हमारा टारगेट है हम लोग मूवीज़ भी बनाएंगे, जैसे मार्वल डिज्नी की मूवीज़ होती है। Okay, and what's the vision behind it? आगे कितना जाना है? इंडिया से डिज्नी जैसी कंपनी बनाना है। अभी फॉर नाउ सिर्फ हम सर्विसेज देते हैं, जैसे बिजनेसेस हो गए या फिर स्मॉल मीडियम लेवल प्रोड्यूसर्स हो गए फ्रॉम यूएस इंडिया, उनके साथ काम करते हैं। और अराउंड द वर्ल्ड भी, ऑस्ट्रेलिया के भी क्लाइंट्स हैं मेरे, बहुत सारे यूरोप के भी हैं। बट फोकस ये है, विजन ये है कि आगे आने वाले टाइम में हम जा कर के प्रोडक्शन हाउसेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, उनके लिए आईपीज़ बनाएंगे, अभी उनके लिए बनाएंगे, एंड देन फिर डाउन द लाइन जब जैसे जैसे इंडस्ट्री में और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो फिर अपने लिए आईपीज़ बनाएंगे और फिर उसको लॉन्च करेंगे ओटीटीज़ पे, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। तो प्लान अभी फॉर नाउ ये है। तो जब आपने एनिमेशन में आने का सोचा, आपने कोई गैप देखा था मार्केट के अंदर, या फिर आपका पहले से ही इंटरेस्ट था पर्टिकुलरली कि इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना? मतलब इतनी कोई रिसर्च नहीं करी थी कि मार्केट में गैप क्या है, कैसे जाना है। इट वाज सॉर्ट ऑफ कि हमने वी जस्ट वांटेड टू डू समथिंग, और थोड़ा बहुत ऐसा था कि बैक स्टोरी की एनिमेशन बचपन से देखते हुए आए हैं, तो हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर इन माय माइंड कि एनिमेशन इज़ समथिंग दैट वी कैन लुक फॉर। तो फिर ये एनिमेशन सीखते थे उस क्यूरियोसिटी से, और फिर जब हम दोनों मिले थे तो हम डिस्कस करते थे कि यार एनिमेशन सीख तो रहे हो, इसको अर्न कैसे करोगे, मोनेटाइज कैसे करोगे। देन आई स्टार्टेड टू डू रिसर्च कि हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, एंड देन वहाँ से आई गॉट टू नो कि अपवर्क टाइप के मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं एनिमेशन सर्विसेज अपने। तो मैंने फिर वहाँ पे प्रोफाइल वगैरह बनाई थी जब मैं 17 का था, 2020 में, और फिर वहाँ पे प्रोफाइल बनाई, सर्विसेज सेल करने स्टार्ट करा, वहाँ पे क्लाइंट आए, और ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो करा। बट जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ने लग गए ना, पहले साल ही 2020 में टुवर्ड्स द एंड, तब मैंने रिसर्च करी कि मार्केट में क्या गैप है, क्या हम इसको जेन्युइनली स्केल कर सकते हैं या फिर हम एज अ फ्रीलांसर ही रह जाएंगे। तब वहाँ पे फिर मैं रिसर्च करी कि देन आई गॉट टू नो कि यार ये इंडस्ट्री तो बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और उस समय क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था तो बहुत सारे लोग शूटिंग एड्स जो होते हैं वो सब कैंसिल करके एनिमेटेड एड्स पे जा रहे थे, तो उस समय ये इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो हो रही थी। तो इन सब को देखते हुए फिर मैंने पिविट करा कि जस्ट फ्रीलांसर ना रह करके हम लोग बेसिकली इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द बिजनेस आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन द बिजनेस, कि वहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे, खुद बैठ करके क्लाइंट का वर्क आया खुद करा दिया, तो बहुत लेंथी प्रोसेस था वो। मैं कहा टीम बनाते हैं, हमारा फोकस रहेगा, स्पेशली मेरा फोकस रहेगा क्लाइंट लाने में, बिजनेस ग्रो करने में। रोहित का फोकस रहेगा जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसको अच्छे से मैनेज करने में, फुलफिल करने में, और हायरिंग करने में। तो ऐसे हमने वर्क डिवाइड करके फिर स्टार्ट कर दिया वहाँ से धीरे धीरे बिल्ड करना, और फिर टुवर्ड्स द एंड हम यहाँ तक आ गए अभी। आपने इनिशियली कौन से चैलेंजेस देखे जो अब आपको लगता है अब आपके उतने नहीं है वो चैलेंज, या अभी भी वो कांस्टेंट हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ना इस इंडस्ट्री में चैलेंज है वो है अच्छे एक टैलेंटेड वर्कफोर्स का। होता क्या है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा इशू होते थे कि भाई अगर हम लोग सेम एनिमेशन किसी एक आर्टिस्ट से करा रहे हैं और दूसरी एनिमेशन बोल रहे हैं कि भाई दूसरे आर्टिस्ट से करा रहे हैं, तो क्या होता था उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था। मतलब एक ही चीज़ आप दो आर्टिस्ट को दो अलग अलग दोनों अलग अलग आउटपुट देंगे। तो सबसे पहला चैलेंज था कि भाई हम लोग जो अपना क्वालिटी कंट्रोल है वो कैसे मेंटेन कर करें। और इसमें क्या होता था कि क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग फ्रीलांसर्स के साथ काम करते थे, तो फ्रीलांसर्स क्या होता था कि आज हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कल किसी और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू रहता था। तो सबसे मेजर इशू हमारा स्टार्टिंग में था जब हम लोग ट्राई कर रहे थे कि 3D एनिमेशन सर्विसेज ऑफर करें, तो उस समय सबसे मेजर चैलेंज था इसका आर्टिस्ट का। तो अभी हमने काफ़ी हद तक अपनी जो
कोर टीम बना करके उसको सॉर्ट आउट कर लिया। हमारी एक कोर टीम है जो क्वालिटी कंट्रोल रखती है, मतलब उनको पूरा प्रोसेस पता है, वो उनको पता है कि अगर मेरे को पिक्सार क्वालिटी जैसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे डन करवाना है। अब अगर वो प्रोजेक्ट मुझे 1 महीने भर में करना है या सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर करना है तो उसके हिसाब से हम लोग टीम में और फ्रीलांसर ऐड कर लेते थे। वो फ्रीलांसर काम को करते हैं, वो फ्रीलांसर क्या करते हैं, काम को फास्ट कर देते हैं और क्वालिटी कंट्रोल हमारी कोर टीम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है विद द स्केल एंड विद द स्पेस हम लोग वही क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं अभी विद द हेल्प ऑफ आवर कोर टीम। हाँ, इनिशियली ये चैलेंज था, अब ये चैलेंज उतना नहीं है, बट थोड़ा सा चैलेंज अभी इसमें आ रहा है कि अब इस चीज़ को बड़े स्केल पे कैसे करना है। पहले तो 2-4 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट कर लेते थे इसी छोटी टीम के साथ फ्रीलांसर करके, बट अब क्या हो रहा है, अब जब प्रोजेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन शार्क टैंक के बाद से भी अभी प्रोजेक्ट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है और डाउन द लाइन अभी बढ़ेगा भी, तो उसको थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी, जिसके लिए अभी हम टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी में ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। तो जो चैलेंज हमें पहले था वो छोटे स्केल पे था और वही चैलेंज अभी भी है, बट वो बड़े स्केल पे है। बट पहले क्या था, हमने उसको सॉल्व करा तो हमें रिवॉर्ड मिला कि वहाँ से हमारा वर्क फ्लो बना, क्लाइंट बने और फिर उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा आगे क्लाइंट्स के साथ काम करा। अब यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा कि लेंसकार्ट जैसी कंपनी के साथ काम करेंगे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करेंगे, जिससे डाउन द लाइन हमारे और कनेक्शंस बनेंगे और फिर और आसानी होगी जो हमारा विजन है उसको अकम्प्लिश करने में। तो आपके जो अभी मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो कहाँ से हैं, मतलब मैक्सिमम 90% क्लाइंट यूएस से हैं, 5% क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया यूरोप से हैं और हार्डली 5% ही क्लाइंट इंडिया से होंगे। तो आपके क्लाइंट्स आ कैसे रहे हैं, मतलब हाउ आर दे फाइंडिंग यू? क्लाइंट हमें फाइंड कर रहे हैं 3-4 सोर्सेज हैं। एक तो शार्क टैंक का भी आया है तो शार्क टैंक एक वन ऑफ द सोर्स हो गया। दूसरा वर्ड ऑफ माउथ है, इस इंडस्ट्री में रिकमेंडेशंस बहुत चलती हैं, क्योंकि आप एक प्रोड्यूसर के लिए, को प्रोड्यूसर के लिए अच्छी मूवी बना दो, अच्छी शॉर्ट फिल्म बना दो या एक बिजनेस के लिए बना दो तो दे विल रिकमेंड इट टू देयर फेलोज, देयर अदर बिजनेसेस, तो उससे भी आ रहे क्लाइंट। और एक सोर्स है जो हमारा पहले से अपवर्क प्रोफाइल थी रोहित की, जिस पे $4 लाख से ज़्यादा अर्निंग थी, जो कि अब सस्पेंड हो गई है परमानेंटली। उस प्रोफाइल पे बहुत सारे क्लाइंट थे हमारे पे, तो जब वो सस्पेंड हुई तो बहुत सारे क्लाइंट आ गए ऑफलाइन हमसे बात करने मेल के थ्रू, क्योंकि उन्हें हमसे ही काम कराना था। तो एक वो भी सोर्स है, जो पुराने ओल्ड क्लाइंट है वो भी हैं। और तीसरा जो कि थोड़ा बहुत ही है, बट ईमेल के थ्रू हम रीच आउट करते हैं क्लाइंट्स को, जो हमें लगता है हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ से भी क्लाइंट क्लोज होते हैं। और लिंक्डइन से भी उतने होते नहीं है, बट माइनर वंस इन अ वाइल कभी कभार हो जाता है तो हो जाता तो है। मेजर लीड्स आपकी कहाँ से जनरेट होती हैं? मेजर लीड अभी हमारी अपवर्क से जनरेट हो रही है। अपवर्क और आप समझ लो जो ओल्ड क्लाइंट है वही है। मतलब स्टार्टिंग से अगर देखोगे ना तो स्टार्टिंग में मेजॉरिटी अपवर्क से था, फिर अपवर्क सस्पेंड होने के बाद हमारा मेजॉरिटी था क्या कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, और अनमोल जो इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल अनमोल फ्रॉम इंडिया जो डेवलप करा और फ्यूचर एनिमेशन का खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ से क्लाइंट्स आते थे। अभी क्या शार्क टैंक के आने के बाद अब सामने से खुद क्लाइंट रीच आउट कर रहे हैं, और उसके ऊपर से मेरे अपर प्रोफाइल सस्पेंड होने के बाद अनमोल अपनी अपर प्रोफाइल पे दोबारा काम कर रहा है, सो दैट वो भी ग्रो हो जाए। एंड वो भी ग्रो कर रही है, उस पर भी $10,000 से ज़्यादा अर्निंग हो चुकी है, $10,000 से ज़्यादा अर्निंग हो चुकी है। हाँ, उसको और उसी वहाँ पे भी अभी मेरे 3 प्रोजेक्ट आई थिंक समथिंग प्रोग्रेस में Yes. और भी क्लाइंट से बात चल रही है, तो डाउन द लाइन वो भी धीरे धीरे प्रोफाइल ग्रो होगी, वहाँ से ऑर्गेनिक लीड्स आती रहेंगी। और जो शार्क टैंक के बाद से ऑर्गेनिक आ रही है वो तो आ ही रही है, और उसके अलावा जो पुराने क्लाइंट है वो तो हैं। तो अभी हमारा ना 100% बिजनेस ऑर्गेनिकली चल रहा है बिना पेड मार्केटिंग। अभी तक हमने जब से स्टार्ट करा तब से एक बार भी पेड मार्केटिंग करी नहीं है। बढ़िया है यार। हाँ, वैसे तो। 0 स्पेंड इन मार्केटिंग। स्टार्टिंग में पता है क्या, मतलब ये जो इंडस्ट्री है, मतलब ये एंटरटेनमेंट, ये वीडियो सर्विसेज वाली इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। अगर कोई नया बंदा मान लो मार्केट में एंटर कर रहा है तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी ये काम कर सकता है नहीं कर सकता, राइट? तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो इतना अच्छा बनाया था कि क्लाइंट सोचता था कि यार एक बार इस पर रिस्क लेके देखता हूँ, भले ही न्यू फ्रीलांसर है बट दे हैव मेंशन्ड अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, राइट? तो उसकी वजह से वो हमसे एक काम करवाते थे, बट जब जैसे वो काम करवाते थे हम अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, एक अच्छा साइकिल चल जाता था कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा रिव्यू आएगा, जिसकी वजह से एक प्रोफाइल हमारी तेज़ी से बढ़ने लगी। इसीलिए हमने मतलब 3 से 4 साल में ही $4 लाख, $4.5 लाख की अर्निंग अपवर्क पे कर ली थी, जो कि अदर फ्रीलांसर्स मतलब 5 लाख हो गई थी। हाँ, लगभग 5 लाख होने वाली थी तभी सस्पेंड हुआ था। तो मैक्सिमम अर्निंग अभी तक आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम कितना अर्न कर लिया? मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट करे हैं मैंने, दोनों ही कोइंसिडेंटली $33,000 के प्रोजेक्ट थे। वो उसकी वीडियो भी डाली थी, लोग कमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे फेक है। अब इवन वो जो मूवी जो मैंने बनाई थी ना, शॉर्ट फिल्म यूएस के एक प्रोड्यूसर के लिए, वो मूवी NAACP अवार्ड होता है यूएस में, उसमें भी नॉमिनेट हुई है, जो अलॉन्ग साइड डिज्नी, पिक्सार, नेटफ्लिक्स की मूवीज़ के अलॉन्ग साइड वो नॉमिनेट हुई है वहाँ पे बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए। मतलब हाँ, मतलब जिस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है वहाँ पर डिज्नी पिक्सार ने भी अपनी शॉर्ट फिल्म सबमिट करी है, ड्रीमवर्क्स ने भी करी है, उसमें हमारी भी हुई है। हाँ, तो मैं तो वो देख रहा था, मैंने कहा इन मूवीज़ के सामने नॉमिनेट हो गया ना, मैं वहीं पे ही मैं खुश हूँ बस। क्योंकि वो हम विकिपीडिया पे भी है, वो हाँ वॉक इन द लाइट वो करके विकिपीडिया पे भी गई है, तो ठीक है, वो अच्छा था। और उसके
बाद से अगर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है, जो कि होने वाला है, आई थिंक मार्च में होने वाला है उसका, कि कौन जीता है वो अवार्ड, क्लाइंट विल लेट मी नो, बट अगर वो चीज़ें अच्छी वर्क करती है तो वहाँ से फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है एक पूरी फुल फ्लेज मूवी बनाने का उस शॉर्ट फिल्म के बाद. सो लेट्स सी. अरे बढ़िया है. तो फिर अभी एज ऑफ नाउ आपकी जो लीड्स आते हैं, ये ऑर्गेनिक लीड्स जिनकी आप बात कर रहे हो, तो ये एवरेज डेली बेसिस पे आते हैं, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे रहते हैं? डेली आते रहते हैं, बट बात यही होती है कि सारे क्लाइंट आइडियल क्लाइंट नहीं होते काम करने के लिए. हमें भी डिसाइड करना होता है कि हम किसके साथ काम करना चाहते हैं. हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड क्लाइंट के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, इवन दो अगर बजट थोड़ा बहुत जितना मांग रहे उतना भी हो, क्योंकि अगर हम कन्फ्यूज क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, मैंने एक्सपीरियंस करा है, उसमें क्या होता है कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है, कि क्योंकि उसको खुद को नहीं पता उसको क्या चाहिए. अब जब उसको खुद को ही नहीं पता तो हम कुछ भी दे देंगे ना, तो ही विल फाइंड समथिंग कि यार ये सही नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा दे दो. रादर हम उन क्लाइंट के साथ ज़्यादा ईगर होते हैं काम करने के लिए, जिनको पता होता है उन्हें क्या चाहिए, बस उन्हें क्रिएटिव बंदा चाहिए होता है काम करने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए, जिससे टाइम भी कम लगता है और फिर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है आगे और वीडियोस बढ़ाने का. तो लीड्स तो डेली बेसिस पे ही आ रही है, बट फिर उसमें से देखना होता है हम किन के साथ काम करना चाहते हैं नहीं चाहते. क्योंकि जब हम जिस फेज़ में हमें अभी हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें. तो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू से नो टू वर्क राइट नाउ, कि भाई हम लोग ये काम नहीं कर सकते स्टेज पे, क्योंकि वी हैव टू डिवोट आवर टाइम, और टीम का टाइम जो है हम लोग उस प्रोजेक्ट पे देंगे जो कि ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल होगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एफिशिएंसी हो गया, मॉनिटरी पर्पस हो गया. और उन प्रोजेक्ट को हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जिनका जो आउटकम है ना, सिर्फ बजट फ्रेंडली ना हो बट पोटेंशियल फ्यूचर कोलैबोरेशन भी हो. जैसे अभी हम लेंसकार्ट के साथ काम कर रहे हैं, लेंसकार्ट का जो बजट है वो हमें और भी बहुत सारी कंपनीज दे सकती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस दे सकते हैं, बट लेंसकार्ट को हम प्रायोरिटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से काम करने के बाद हमारे पे कनेक्शंस आएंगे और फिर वो एज अ पोर्टफोलियो हम दिखा सकते हैं बहुत सारे लोगों को. तो वो हमारे लिए एक अच्छा मतलब पोर्टफोलियो बनेगा डाउन द लाइन, और उससे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी. और अलॉन्ग साइड बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ भी हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ काम करने में बेनिफिट ये होता है ना कि वो एक बार आपसे शॉर्ट फिल्म बनवाएंगे या ट्रेलर बनवाएंगे और फिर वो अपने पूरे कनेक्शन में दिखाते हैं कि ये ट्रेलर मैंने बनवाया है, उसके लिए मेरे को मूवीज़ बनानी है. अब अगर उन्हें फंडिंग मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है ना, तो हमारे पास ही आएंगे फिर मूवी बनाने के लिए. तो इसलिए मैं ज़्यादा ईगर होता हूँ प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने में, क्योंकि वहाँ पे हम जितना भी साल का 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हैं ना, वहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट से $1 मिलियन $2 मिलियन का प्रोजेक्ट हमें मिल सकता है. तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा ईगर रहता हूँ. तो प्रोड्यूसर्स आपको कैसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही रीच आउट कर रहे होते हैं? हाँ, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करते हैं, नहीं तो हम सामने से भी प्रोड्यूसर्स को रीच आउट करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमें कम ही रीच आउट करने हैं. बिजनेसेस जैसे बिजनेसेस को तो हम 100 बिजनेसेस को रीच कर लें, बट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें हमें 10-12 प्रोड्यूसर्स ही हमारे लिए आइडियल होते हैं. तो हम हफ्ते 2 हफ्ते देख करके कि यार इन 10-12 को इस हफ्ते ही रीच आउट करेंगे, इस महीने रीच आउट करेंगे, और अगर उसमें से किसी का मेल आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है, तो उनसे फिर कंटिन्यूसली बात करते हैं कि ठीक है हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. तो कैसे प्रोड्यूसर्स को आप लोग रीच आउट करते हो, मतलब कौन से आपके आइडियल हैं? तो मोस्टली 99% मैं यूएस के प्रोड्यूसर्स को रीच आउट करता हूँ, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है. अगर यूरोप में मैं रीच आउट करता हूँ ना, तो वहाँ बहुत लैंग्वेज बैरियर है कि स्पेन का मिलेगा, फ्रांस का मिलेगा, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है. तो मैं IMDb हो गई, IMDb पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि किसने एनिमेशन मूवीज़ में काम कर रखा है, प्रोड्यूस कर रखा है, या शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रखी हैं. तो मैं देखता हूँ कि आइडियल मेरे क्लाइंट वहाँ पे कौन से हो सकते हैं, फिर उनको रीच आउट करता हूँ मैं कि दिस इज समथिंग आई हैव डन फॉर अदर क्लाइंट्स and I think we might be the right fit for you to if you are planning to launch any such kind of animated series, movies or trailer. So फिर एक नॉर्मल कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं पोटेंशियल कोलैबोरेशन, क्योंकि जब उनको मैं दिखाता हूँ काम वगैरह ना, तो दे गेट रियली इम्प्रेस्ड कि यार योर वर्क इज़ लाइक सॉलिड. आई थिंक तब बहुत बार ऐसा होता है कि ना काम नहीं भी होता है, तो ही ब्रेनस्टॉर्म किया यार कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वालिटी काम आप दोगे ना, तो सामने वाला सोचता है आपको कैसे अपनी टीम में इनकॉर्पोरेट करे, रादर देन यू पुशिंग योरसेल्फ कि मैं कैसे फिट हो सकता हूँ. सो पोर्टफोलियो दैट हेल्प्स मी. यस. सो आप रीच आउट कैसे करते हो? इंस्टाग्राम, नहीं, लिंक्डइन? मेल के थ्रू. मेल के थ्रू ही करते हो? 90% मेल, देन 10% लिंक्डइन के थ्रू, बट 90% मेल के थ्रू रीच आउट करता हूँ. अभी जब आप शार्क टैंक में गए, तो ये आपने पहले से सोचा था जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी कि आपको शार्क टैंक में जाना है? बिकॉज ये तो सीजन 4 था, इससे पहले भी सीजन आ चुके थे. एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैं शार्क टैंक देखता ही नहीं था, यही देखता था शार्क टैंक. हाँ, तो जब इनिशियली मैं यूएस का शार्क टैंक देखता रहता था 2019-20 के आसपास. फिर जब यहाँ इंडिया का शार्क टैंक आया था, आई गॉट रियली एक्साइटेड, बट उस समय मैंने सोचा नहीं था जाना है, उस समय बस बिजनेस पे काम कर रहे थे. अनटिल 2023 कहूँगा, सीज़न 3 जब आने वाला था, सीज़न 2 के बाद, देन आई थॉट कि यार मेरे को अप्लाई करना है सीज़न 3 में. तब मैंने सीज़न 3 में अप्लाई करा था. आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड राउंड में वीडियो अपलोड करनी होती है, आई गॉट सेलेक्टेड इन द सेकेंड राउंड एज वेल. वहाँ पे उसके बाद से फिर थर्ड राउंड होता है इन पर्सन ऑडिशन, वहाँ पे हम लोग रिजेक्ट हो गए थे थर्ड सीजन में. मैं बताता हूँ ना उसमें भी क्या हुआ था. हम लोग पिच जो रिकॉर्ड वाली होती है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना, तो वो भी अच्छे से भेजें, ठीक है. बट हम लोग जब वहाँ गए ना, तो पहली बार था, तो ऐसा था कि
अनमोल बोला "भी क्या ही पूछ लेंगे, ऐसा हमारा ही बिजनेस, हमें तो सब कुछ पता है। हम प्रिपेयर होकर है ना, गए नहीं, और हमने मैं कहा भी ऐसा हाँ, क्या पूछेंगे जो हमें नहीं पता होगा, भाई बिजनेस हमारे हम चलाते हैं, हमें तो पता ही होगा ना हमारे बिजनेस के बारे में। हमारे बिजनेस है हमारा, ठीक है चलो भाई। हम लोग बैठे हैं, सब लोग बिल्कुल शैडो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं हाँ, एक सब दूसरे लोग का, हम वहाँ पीछे देख कर रहे रहे हैं हैं, एक वहाँ दूसरे हॉल को। में सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हाँ। लोग ही चिल कर रहे हैं, ठीक है, आराम और से हम बातें लोग कर चिल रहे कर रहे हैं वहाँ पर, वो खाने पीने का लगा रहा था, कभी कुछ खा रहा हूँ मैं, कभी कुछ खा रहा हूँ, कभी कुछ पीने जा रहा हूँ, फिर दे चलते जा रहा हूँ। अच्छा, एक कोई कुकीज़ वगैरह रखी होती हैं और बिस्किट, चाय वगैरह और खाने पीने का, तो ये सब में ये लोग फालतू में स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। ठीक है ये करते करते हमारा सबसे लास्ट में आया। हैं रात में वो 9 भी बजे। पता है किसके बाद, एक डिटर्जेंट वाली कंपनी आई थी ना। हाँ हाँ, उसके बाद आया उसके बाद आया था हमारा सीज़न 3 में। तो हम लोग गए थे ऑडिशन देने, जैसे दिया हम लोगों ने, तो उसने ऐसे जैसे ही सवाल अंदर पूछ गए, लिए ना, हाँ। ऐसे सवाल पूछ लिए, मैं डिप्रेस होकर बाहर आया। मैं फिर अनमोल सबसे के पहले तो जाते ही उन्होंने बोला कि आप अच्छा 3 मिनट की आप पिच दो अपने बिजनेस के बारे में। तो पहले ही वहीं ब्लैंक हो गए, अच्छा क्या बताओ बिजनेस के बारे में 3 मिनट में। तो हम लोग उसमें बहुत अटके, बहुत कुछ अजीब भी बोल तरीके रहे से थे, बता हाँ। कुछ ही बोल रहे थे हाँ। कि हाँ ये कह रहे हैं, हम उस समय गूगल पे रैंक करते थे पिक्सार क्वालिटी एनिमेशन पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आप गूगल पे सर्च करोगे तो हम रैंक कर रहे हैं, किस पे सर्च करोगे, क्या रैंक कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया। इतना ब्लैंक आंसर्स कर रहे थे हम। तो उसके बाद से फिर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बिट्टा क्या है, परसेंटेज क्या है, एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। उतना कुछ पढ़ के ही नहीं गए थे कि नेट प्रॉफिट क्या ऐसा रहता है, और हमें पता था, हमने बता दिया हमने सिंपल शब्दों में कि हमारा रफली 30 से 40% का आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। कह रहे हैं नहीं बिट्टा क्या है आपका, टैक्स कितना भरा लास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, उतना सब पता ही नहीं था। तो इस वजह से बाहर आए। तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा बहुत दया कर दे तो शायद हमें सेलेक्ट कर ले। अनमोल तो खुश था, अनमोल को लग रहा था कि हो जाएगा, मैं तो पूरा डिप्रेशन में जा रहा था बिल्कुल। व्लॉग भी रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था लास्ट ईयर का, जब शार्क टैंक का फिर हुआ उसके था। बाद अपने को यूट्यूब चैनल हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला था 2023 में ही डाला था मैंने, जब हम रिजेक्ट हो गए थे ना। 3-4 महीने ब्लॉग बनाया था मैंने, जब शार्क टैंक से कोई अपडेट आ रहा था ब्लॉग बना ले रहा था, और फिर क्लब करके मैंने अपलोड कर दिया कि नहीं हुआ शार्क टैंक फाइनली। फिर जब 2024 में अनमोल ने बताया ना कि अब हो गया है, फॉर्म भर दिया है, सिलेक्ट हो गया है, हाँ, मैंने फिर अब तो आगे फंडिंग, अब तो फंडिंग। जब जिस भी राउंड के लिए हम लोग थे ना, जब हम लोगों को वीडियो वाला रिकॉर्ड करना था, तो हम लोग हिमाचल गए थे। हिमाचल में थे, पूरा लास्ट एक डेट दिन हम लोगों ने बैठ के वीडियो पिच बनाई थी। हाँ, वो 3 मिनट की पिच बनाने में ना हमें लगा था, हम सुबह बैठे थे 10 बजे रिकॉर्ड करने कि अब पिच बनाते हैं, और हम वो शाम के 7 बजे तक रिकॉर्ड करते रहे थे। मतलब बिना कुछ खाए पिए अपने ट्री हाउस में बैठ करके यही रिकॉर्ड करते रहे कि क्या करना है, कैसे बोलना है। हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही, 3 मिनट से कभी एक्सीड हो जा रहा। उन्होंने कहा था स्ट्रिक्टली 3 मिनट्स, 1 सेकंड ज़्यादा नहीं। तो बहुत हिट एंड ट्रायल करके तब जाके वीडियो बना के भेजी हमने कि इस बार रिस्क नहीं लेना, अच्छा से बना के भेजना है। फिर वहाँ 3rd राउंड जब हुआ हमारा, तो उसके लिए भी बहुत प्रिपेयर करके गए थे कि यार क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे पिछले बार का एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, लिख एक और चीज़ लिया। बताता हूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोग ये भी सोच के गए थे, जैसे ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, और हम वेबसाइट पे जाओगे ना तो ये पर्पल कलर का है, ठीक है, पर्पल और ब्लैक, ये अभी है ग्रीन और वाइट। तो हम इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके गए थे कि भाई वो ज़्यादा ज़्यादा ये भी पूछ रहे हैं कि वेबसाइट पे ये कलर है, इस पे ये कलर क्यों है। ये कलर क्यों भाई। हम फिर हमने सोचा यार क्या बोल सकते हैं इसका आंसर। तो मैंने कहा कि भाई सिंपल बोल देंगे, कूल लग रहा था तो हमने पहन लिया ऐसे ही। बट एक्चुअली में क्या है, क्यों है ऐसा? नहीं cool ऐसे लग रहा है ही कूल लग रहा था, क्योंकि ब्लैक के ऊपर पर्पल डाल रहे थे ना, तो सही नहीं मैच कर रहा था। तो हम उतना ज़्यादा कलर कोड ये सब मैच नहीं कर रहे थे कि भाई वेबसाइट का कलर कोड ये है, टी शर्ट का भी कलर कोड ये होना चाहिए। हमने कहा ब्लैक के ऊपर ग्रीन अच्छा लग रहा है ना स्ट्रिप में, तो वही डाल देते। ग्रीन का भी मैं लॉजिक बताता हूँ। मैंने क्या किया था, एक कलर इन्वर्जन आता है, जैसे अगर पर्पल का इन्वर्ट करोगे कलर तो ग्रीन बन जाएगा। तो बस मैंने कलर इन्वर्जन में डाला पूरे लोगों को, और कलर इन्वर्ट कर दिया, तो ब्लैक का हो गया पूरा वाइट और पर्पल का हो गया पूरा ग्रीन। तो बन गया, लोगो छाप दिया। रात में 12 बजे जा करके, एक भैया हैं उनकी कपड़े की फैक्ट्री है, वहीं पे रात में 12 बजे गए, छापा, 3-4 टी शर्ट लेकर गए थे जूडियो से खरीद करके और छापा। एक टी शर्ट तो ख़राब भी हो गई, बट उसके बाद 3-4 हमारे पास अच्छे प्रिंट बने थे। फिर देन उसके बाद मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था उस समय, मज़ा आ रहा था। बट वो 3rd राउंड तक था, उसके बाद से 4th राउंड था शार्क टैंक का, जब इन पर्सन जाना था। तो हमने तो ब्लैक वाले पे करा लिया था, उन्होंने तो सीधे मेल में लिख दिया कि नो ब्लैक कपड़े लाने ही नहीं है, ब्लैक और वाइट कलर का कुछ होना ही नहीं चाहिए आपके पास। फिर अलग से वापस से कपड़े खरीदने गए कि ब्लैक के अलावा और क्या खरीद सकते हैं, उस पर क्या कलर कोड अच्छा लगेगा। फिर वो सब खरीद के बना करके फिर वहाँ मुंबई हम लेके लोगों गए ने थे। लिया था एक ब्लू, एक लिया था रेड कलर का लिया था, मरून कलर का। हाँ, मरून कलर और का, वो उन्होंने 2 फिर लास्ट में ब्लू वाला सिलेक्ट किया। डार्क ग्रीन टाइप था शायद, वो ब्लू था यार, वो हद जो है। भी था, मतलब ऐसी कुछ में था जो शार्क टैंक में पहना था, देख लेना आप, वही था। मेरे को तो डार्क ग्रीन लगा, बट ब्लू है ठीक वो, है। कलर ब्लाइंड है थोड़ा सा, क्या करें। ठीक है ठीक। तो मतलब ऐसा कोई शार्क था जो आप चाहते थे कि ऑन बोर्ड हो? अभी तो देखो पीयूष ने ऑन आपको बोर्ड define पता है किया। क्या, मतलब शो के बाद पता चला। हम मतलब इतना रिसर्च मैंने तो नहीं की थी, रिसर्च अनमोल ने की थी। तो अगर कुणाल बहाल या फिर रितेश अग्रवाल होते ना पैनल पे, तो और ज़्यादा आई गेस
अच्छा रहता हम लोग हाँ, के लिए। और मतलब मैं ये भी चाहता था अनुपम मित्तल को ऑन बोर्ड करना। आइडियल में जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने बोला था यार अनुपम और पीयूष इन दोनों में से कोई आ जाए ना, या दोनों ही आ जाए, तो आई थिंक इट वुड बी आइडियल। बिकॉज अनुपम को ना समझ है कंटेंट आईपीज एंड ऑल IPs की, की क्योंकि जब भी industry उनका पॉडकास्ट वगैरह देखोगे तो वो उसके बारे में बात करते हैं कि भाई और इंडिया के बुलिश अंदर होते हैं इसके लिए। कि भाई इंडिया के अंदर आईपीज जो है वो कैसे काम कर सकती है एंड ऑल, तो दैट इज़ वाई। तो अभी आपकी कंपनी एजेंसी तो नहीं है, यू टोल्ड कि वो प्राइवेट लिमिटेड आप करोगे? हाँ, हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कर ली। जस्ट 12 फरवरी को इनकॉर्पोरेट करिए कंपनी टू रेज द राउंड, जो पीयूष से राउंड रेज करना है उसके लिए। और उससे पहले इनिशियली जैसा पता है फ्रीलांसर्स थे, फिर एजेंसी में हुए, फिर अब कंपनी बन गए। तो ट्रांजिशन होता रहा टाइम टू टाइम। नहीं तो आप रजिस्टर करो से भी करा सकते थे एनीवेज। पता नहीं था इस पॉडकास्ट से पहले। ठीक है। थोड़ा पहले रीच आउट करते सही रहता। हाँ, जब आपको अभी पीयूष से फंडिंग मिली तो अभी उस फंडिंग को आप आगे कैसे स्केल अप करने के लिए यूज़ करने वाले हो, या किसी और तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने वाले हो कहीं पर? जैसा मैंने अभी प्रीवियस आंसर में बताया, जो हमारे चैलेंजेस है टीम के रिलेटेड, कि अभी हम टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो स्केल पे वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो उसी में स्पेंड करने वाले हैं हम, कि टीम को स्केल करने में, टीम की साइज़ बढ़ाने में, ज़्यादा हायरिंग करने में, कोर टीम का साइज़ बढ़ाने में, सो दैट हम क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रख सकें और टाइमलाइन अपने हाथ में रख सकें, कि हम अगर क्लाइंट को कह रहे हैं 3 से 4 वीक, तो 3 से 4 वीक में दे दें, वीडियो डिले ना हो। क्योंकि एनिमेशन में होता क्या है ना, वीडियो डिले बहुत होती है, क्योंकि क्रिएटिव वर्क है। अगर मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना क्रिएटिवली, दैट क्रिएटिविटी कैन कम इन 1 आवर इटसेल्फ और कैन इवन टेक 48 आवर्स फॉर मी टू गेट क्रिएटिव ऑन दैट, ठीक है। तो एनिमेशन में इसीलिए डिलेज बहुत होते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट है ना, आप रेयरली सुनोगे कि एनिमेशन में ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ, ये डेडलाइन थी और डेडलाइन में हो गई है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी का काम है। तो वही चाहता हूँ मैं कि क्रिएटिव कंट्रोल और टाइमलाइन कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें। तो कोर टीम में बढ़ाऊंगा, अलॉन्ग साइड फिर फ्रीलांसर्स का साइज़ थोड़ा सा कम करूँगा, सो दैट क्योंकि कोर टीम ज़्यादा रहती है तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो वही फोकस है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर कोर टीम पे काम करना है, टीम साइज़ बढ़ाना है और अलॉन्ग साइड प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है। अब प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने में ना खर्चा बहुत आता है। खर्चा इन द सेंस कि प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत कम होते हैं। यूएस के प्रोड्यूसर्स मैंने ऐसा देखे हैं जिनके साथ मैंने काम करा है, कि वो सामने से पे करते हैं फॉर द ट्रेलर, ठीक है। जो मैंने $33,000 की वीडियो बनाई थी ना, शॉर्ट फिल्म, उससे पहले मैंने $7,500 की उसी क्लाइंट के लिए ट्रेलर भी बनाया था। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना, वो $40,000 के अप्रॉक्स है। बट इंडिया में प्रोड्यूसर्स के साथ क्या होता है, या इंडिया में इवन यूएस में भी ऐसा थोड़ा बहुत होता है, बट इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि को प्रोड्यूस करो हमारे साथ पहला ट्रेलर, जिसमें हमारा कॉस्ट लगेगा, हमारा टीम वर्क लगेगा पूरा, जो 2-4 मिनट की या 1-2 मिनट की, जितने भी मिनट की ट्रेलर का रहता है एपिसोड, एंड देन दे विल ट्राई टू सेल दैट ट्रेलर टू प्रोडक्शन हाउस, OTTs एंड समवेयर। अब वहाँ पे अगर उनको इंटरेस्ट दिखता है कि हाँ ये ट्रेलर, ये स्टोरी में इंटरेस्ट है लोगों का, प्रोड्यूसर्स का, अदर प्रोड्यूसर्स का, बड़े प्रोड्यूसर्स का या OTTs का, तब उसके बाद से फिर वो कहते हैं कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट मिला है, नाउ आई वांट टू पुट माय मनी इन एंड वांट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म। तब वहाँ पे हमें पैसा मिलता है। तो प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने में खर्चा इस बात पे ही होता है, तो उसमें भी पैसा लगाना है, क्योंकि पायलट में, हाँ पायलट एपिसोड हो गया, ट्रेलर हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार अगर ये चल गया ना, तो इसमें एक ही प्रोजेक्ट से हम $1 मिलियन $2 मिलियन अर्न कर सकते हैं। तो जितना हमारा साल का रेवेन्यू है ना, सर्विस बिजनेस है, उतना हम एक प्रोजेक्ट से उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू फोकस मोर ऑन दैट। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो लगेगी इसी इन्वेस्टमेंट से करेंगे। तो अभी आपका रेवेन्यू कितना है एट दिस पॉइंट? एट दिस पॉइंट 2024-25 का रेवेन्यू अप्रॉक्स 2 CR रहने वाला है। लास्ट ईयर का रहा था 1.65 CR। इस साल का हम एम कर रहे थे 3 to 4 CR, बट जैसा मैंने बताया कि अगस्त के आसपास, अगस्त के एंड में रोहित का अपर प्रोफाइल सस्पेंड हो गया था, जहाँ से रेगुलरली हमें $20-30 का काम आ रहा था। तो उसके बाद के 2-3 महीने ना बहुत ज़्यादा डाउन गए, जिसमें हार्डली 5 लाख 8 लाख का रेवेन्यू हो रहा था, जो कि हमारा एक बार को 20 लाख 25 लाख था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हिट लगा है। और शार्क टैंक के बाद से थोड़ा बहुत हाई तो हुआ है, बट स्टिल जॉब वर्क से आ रहा था ना रेवेन्यू, समय वो बहुत ज़्यादा सही था, क्योंकि वहाँ से रेगुलर क्लाइंट्स आ रहे थे। तो इसीलिए इस साल फोरकास्ट थोड़ा सा कम हो गया हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या, हम लोग को लग रहा था कि ये जो शार्क टैंक सीजन आएगा ना, ये टीवी पे आएगा, ये आ गया ऐप टीवी पे रीच ज़्यादा होती है, तो अभी थोड़ा सा ट्रैक्शन मेरे हिसाब से कम मिला, जितने भी बाकी थे ना, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टीवी पे होता तो मेरे ख्याल से और प्रोड्यूसर्स वगैरह का भी हमें कनेक्शन मिल सकता था। एग्जैक्टली। बट अभी OTT पे है, तो आई डोंट नो, हार्डली ही बहुत सारे लोगों पे सोनी लिव का OTT होगा, और वो भी सब्सक्रिप्शन लेकर के देखते होंगे लोग। ऐसा होता कि नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे सेल कर देते, वहाँ आता तो बात दूसरी होती, बट सोनी लिव पे आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा। इसीलिए मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी करा था कि जो वेबसाइट ट्रैक्शन आई ना बहुत कम आई है। 6,000 मेरे वेबसाइट पे विजिट्स आए हैं। अब 6,000 मेरे लिए बहुत हैं, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे 10 बार आते थे, क्योंकि हम वेबसाइट से रीच आउट ही नहीं करते थे, मार्केटिंग ही नहीं करते थे। तो जो वेबसाइट पे 10 बार विजिट्स आए, तो उस पर 6-7 हज़ार विजिट्स आए, तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो है।
बट बात वही है, अगर टीवी पे आता तो आई थिंक तो दैट ज़्यादा कुड होता। हैव लाखों बीन में होता इन लैक्स एज वेल। तो फिर अभी आपका ओवरऑल शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ऑल्सो जो आपने जितना बोला, जैसे कितने कट्स भी लगते हैं, तो आपका पूरा एग्जैक्ट दिखाया था या कुछ सीन भी कटे नहीं, बहुत आपके? कटा था, आपने हमारा देखा तो होगा एक ट्रेलर में ही घंटे देख लो ना मेरे। नंबर्स याद कर रहा था कि एबिटा मार्जिन, सारे मार्जिन याद कर रहा था। और फिर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। तो जैसे गेट खोलता है ना, गेट के पीछे खड़े थे, उसके गेट के बगल में उनका क्रिएटिव बंदा था, कह रहा गेट खुलेगा तो आप लोग को पुश नहीं करना दरवाज़ा, सीधे चलते रहना, साथ में चलना ही नहीं, आगे एक पीछे। तो सारे इंस्ट्रक्शन देते। गेट जैसे खुला, मैंने कहा एक काम करना, नंबर आप बोल देना। मैंने कहा मेरे को याद नहीं है, आप बोल देना। कह रहे ठीक है मैं बोल दूँगा। और फिर हम अंदर गए, वहाँ पे आवर लाइक शिवरिंग, ऐसे ऐसे हो रहा था, मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था। कोई और रीटेक्स भी हुए थे उसमें? बहुत बहुत रिटेक्स हुए थे। अरे पता है क्या हुआ, मैं पता बताता हूँ आपको। नहीं तुम मत बोलो। मैं बताता हूँ। हुआ ये था, रात भर मैं अनमोल को रहा भाई कुछ भी, मतलब अभी तक जो भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर मैसअप नहीं करना है, चाहे रिहर्सल में कितना भी खराब हो जाए। तो रिहर्सल में क्या हो रहा था, हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो यहाँ पिच रिहर्सल, मतलब हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रिहर्सल ही कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं बार बार अटक रहा था, अनमोल फ्लुएंटली अपना बोल दे रहा था। मैं बोल रहा था भाई ठीक है, मेरे को समझाने लगा भाई आप इसको निकालो। आप बस क्या कहते हैं, ध्यान रखना भाई, आपकी वजह से ख़राब ना हो जाए, मैं टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग गए, हम लोगों ने वीडियो दिखाई, वीडियो देख के शार्क्स हंसे, और उसके बाद फिर आया अनमोल की लाइन। नहीं, उसके बाद इनकी लाइन थी कि ऐसी विजन सारे फाउंडर्स का होता है कि शार्क्स उनके लिए लड़ाई करें, ऐसा समथिंग। उसके बाद से मेरी लाइन थी। अब मेरे जो पहली लाइन थी और जो सेकंड लाइन थी ना, उसके बीच में गैप इतना सारा आ गया ना कि मैं सब भूल गया था कि मेरी लाइन क्या थी। क्योंकि मैंने पहली लाइन बस जाती बोली, हाय शार्क्स, आई एम अनमोल एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद से इनकी लाइन स्टार्ट हुई कि हमने वीडियो बनाई, फिर वीडियो चली 1 मिनट, और फिर वो लोग हंसे। फिर उसके बाद वापस से इनकी लाइन थी कि ऐसी सारे हम देखते हैं विजन, और हमारा गोल है कि एनिमेशन को ग्लोबल मैप पे लेके जाना है। इतना डिले हो गया, फिर मेरी लाइन आई, तो मैं थोड़ी देर चुप हो गया पहले। फिर मैंने बोला, और जहाँ नॉर्मल स्टूडियो, हाँ जहाँ नॉर्मल स्टूडियोज़, फिर मैं चुप हो गया। फिर अनुपम ने कहा आपको पानी पीना है तो पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं सर मेरे को याद है। फिर मैंने वापस से बोला दूसरी बार, वापस से मैं अटक गया। फिर मैं कह रहा क्या लाइन थी। फिर मैंने वापस से बोला थर्ड टेक लेकर के, फिर मैंने वापस से बोला कि जहाँ दूसरे एनिमेशन स्टूडियो, फिर वापस से अटक गया मैं। तो जो वहाँ पे कुणाल बहल सर थे, क्या नाम था उनका, वरुण दुआ सर, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें लाइन याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, रोहित को बोल लेना, तुम क्यों नहीं कर देना। मैंने कहा नहीं सर 1 मिनट, मेरे को लाइन याद आ रही। फिर मैंने पूछा यही लाइन थी ना मेरी? मैंने कहा हाँ यही लाइन थी। फिर मैंने बताया लाइन कि फिर वहाँ से मैंने कंटिन्यू करा। तो मैंने 4 टेक लिए थे अपनी एक लाइन बोलने में, और फिर वहाँ से थोड़ा पता है क्या, उसमें भी हम लोगों ने ये, मैंने मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था यार, कभी भूल हो गए ना तो काम डाउन होकर एक तरफ देख लेना, लाइन याद कर लेना, फिर बोल देना। अभी एक बार रुका, देख ही नहीं रहा मेरी तरफ, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं देख भाई देख, मैं नर्वस हो गया था, मैं शिवर कर रहा था ऐसे ऐसे। विनीता कह रही कि टीवी में तो आते ही कोई भी शिवर करेगा, ये देख के इतने सारे कैमरा। अरे वहाँ पे क्रेन से कैमरा आ रहा है, ऐसे क्लोज शॉट लेके जा रहा है, मैं वहाँ पे कि क्या बोलूं। प्लस ऐसे वहाँ देखते कि 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, और बगल में पूरा क्रू मेंबर 20-30 बंदे खड़े हुए देख रहे हैं सब, बिल्कुल तो सब ऐसे देख रहे हैं। तो वो होता है कि ठीक है आराम से दे रहा हूँ, ऐसे घूरो मत, ऐसा हो रहा था। क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं था, वो लोग तो शार्क्स हैं, वो लोग तो यूज्ड टू हैं। और हमारी बहुत हंसी मजाक भी हुई जो कट हो गई। जैसे अमन ने हमें बोला था कि इन लोगों ने जो जूते पहने हैं ना वो 1 लाख के हैं, समथिंग ऐसा कुछ बोला था भाई जॉर्डन पहने, कि जॉर्डन पहने इन लोगों ने 1 लाख के जूते से लेके आए हैं। ये उस समय दूसरे जूते पहन के गए थे। हमने कहा नहीं सर ये जूडियो से लाए हम, 1000 रुपये के जूते हैं। तो सब लोग हंसने लग गए। ये बता दिया। हाँ, हमने कहा हम 1000 रुपये के जूते लाए जूडियो से है, ऐसा सच नहीं है कि हम वहाँ से लेकर आए जॉर्डन वगैरह। तो बहुत हंसी मजाक भी हुआ था, बट वो सब कट हो गया। हाँ, ये आया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं। हमारा 1 घंटे का चला था पूरा शूट, 1-1.5 घंटे का। रात में 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 1-1.5 बजे तक चला था वो शूट, हमारा आखिरी शूट था दिन का। और उसके बाद से फिर वो रैप अप करके गए थे, तो ठीक ठाक ही बात हुई। बट वो लोग थोड़ा थक गए थे, इसलिए ज़्यादा बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे। बट स्टिल बिजनेस के ऊपर बात हुई थी, बट बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई हैं। तो फिर अभी आप लोगों का कैसा सिनेरियो है? मतलब शार्क टैंक के बाद आपने जितना सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा ही है, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव में क्या लगता है कि एनिमेशन की इंडस्ट्री जो है इंडिया में कितना इवॉल्व हो रही है, या अभी इवॉल्व होनी बची है? अभी तो बहुत इवॉल्व होना बाकी है, क्योंकि अभी AI के चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अभी इवॉल्व होगी इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री इवॉल्व करेगी। अभी जैसे इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे काम है ना जो पहले डेज मंथ्स लगा करते थे, AI की हेल्प से अब वो जल्दी हो जाया करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोड्यूस होंगे। तो आई थिंक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं बताता हूँ क्या है इंडिया के अंदर क्या है ना, कि एक जैसे अनुपम ने बताया था जब हम लोग थे वहाँ पर शार्क टैंक में, कि एक ROI वाला सीन होता है। जैसे कोई बंदा एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च कर रहा है, तो उसके रिटर्न में उसको कितना, मतलब उसके मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है, एड्स का जो ROI होता है। तो कह रहे हैं इंडिया के अंदर मान लो आप अच्छी एनिमेटेड सीरीज़ निकाल लेते हो, लाखों करोड़ रुपए निकाल के लगा देते हो, लेकिन यहाँ के जो
व्यूअर्स हैं जो देखेंगे, तो उससे जो उनकी अर्निंग होगी प्रोड्यूसर्स की वो बहुत कम होगी। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है, इसलिए इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी की एनिमेशन नहीं बनती है। तो इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, हाँ, जितनी ज़्यादा यहाँ की इकोनॉमी मार्केट ग्रो होगी ना, उसके हिसाब से एनिमेशन इंडस्ट्री का जो वो है ना एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड, वो भी इंक्रीज़ होगा। मतलब फिर हमारे यहाँ पर भी जैसे यूएस में क्या होता है, जो हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं, एवरेज $5,000 $6,000 या फिर $2,000 ऐसे ही खर्च कर देते हैं वो, मतलब उनका बेयर मिनिमम है खर्च करना, है ना। और यहाँ पर क्या है कि 30,000 20,000 40,000 में वीडियो बना दे। अभी क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, वो कह रहा है कि हमें एनिमेटेड सीरीज़ निकालनी है 2D में, ठीक है, और उसका बजट है बहुत कम, मतलब ₹5,000 पर मिनट। तो अब कैसे काम चलेगा उसमें, राइट। तो वो चीज़ है, मतलब इंडिया के अंदर जो ROI है अभी कम है। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो होगी, अदर इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम एनिमेशन इंडस्ट्री, तो उनका मार्केटिंग स्पेंड वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो एड्स के लिए स्पेसिफिकली जो हम लोग अभी क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, उसमें भी इंक्रीज़ होगा उनका बजट, पैसे वाला, मतलब जिससे वो खर्च करते हैं। और आई थिंक है भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इतना खर्चा करती हैं, बट हम अभी उन्हें रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, ये बहुत खर्चा करते हैं अपनी मार्केटिंग में। ज़ेप्टो हो गई, एग्जैक्टली, बट अभी हम उन्हें रीच आउट नहीं कर पा रहे कि उनके लिए एनिमेटेड ऐड बनाए। ये जो न्यू एज कंपनीज है ना, जो भी आई वो है, लोग मार्केटिंग वो बहुत अच्छा spend खर्च करते कर रही है। बट जो ट्रेडिशनल कंपनीज है उतना ज़्यादा नहीं कर रही हैं, जो कि धीरे धीरे जितनी ज़्यादा कंपनीज बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड बढ़ेगा, तो इकोनॉमी ग्रो होगी, परचेजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे होगा। एग्जैक्टली, एक ही पॉइंट तो भी है। इसीलिए अनुपम ने जो कहा था ना कि अभी इंडिया में इवॉल्व नहीं हुआ है आईपी का मार्केट ग्रो होने दो, तो उसके बाद से हमने बोला भी ये था, जो कि हमारा कट हो गया है, कि हम इंडिया के लिए बना ही नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं वर्ल्ड के लिए। अगर इंडिया से कुछ रेवेन्यू आना है तो आ जाए, पर हम बना वर्ल्ड के लिए रहे हैं। और मेजरली रिलीज हमारे यूएस में होंगे, यूएस में अराउंड द वर्ल्ड होंगे, तो हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा आईपीएस के लिए, हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम वर्ल्ड रहेगा। हम पूरी दुनिया में लॉन्च करेंगे ओटीटीज के थ्रू, नेटफ्लिक्स इंडिया में भी, नेटफ्लिक्स यूएस में भी, नेटफ्लिक्स यूरोप में भी, ठीक है। अब उसके थ्रू हम आईपीएस से अर्न करेंगे, तो उसके अंदर जो पैसा लगेगा ना, तो रिकवरी का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबल प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो मेरा ये आंसर था। अनुपम ने जो कहा था कि आईपी का मार्केट इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है, तो मेरा यही मानना है कि आईपी का मार्केट ग्रो नहीं हुआ है, दैट्स राइट। तो उसके लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए कि आईपी का मार्केट जब ग्रो होगा तभी लॉन्च करेंगे, हमें राइट अवे लॉन्च कर देना चाहिए, और मतलब प्रोड्यूसर्स के साथ काम करके, और फिर देखें कि कैसे इवॉल्व हो रहा है मार्केट, और वर्ल्ड में लॉन्च करना है, ना सिर्फ इंडिया में। तो आपका जो अप्रोच है पर्टिकुलरली, तो आपका और जो ट्रेडिशनल एनिमेशन कंपनीज हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो आपकी कॉम्पिटिटर्स भी हो सकती हैं, तो आप दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है, मतलब एज इन व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम देम? देखो, अभी जो करंट एनिमेशन स्टूडियोज़ है ना इंडिया के अंदर, बड़े बड़े, जैसे DQ एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ है, वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन हाउसेस के लिए बनाते हैं, अपनी भी आईपीज़ बनाते हैं, बट जो अपनी आईपीज़, जैसे मैं अभी हमारा टारगेट क्या है, हम लोग इंडिया से डिज्नी बनाना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू प्रोड्यूस ग्लोबल कंटेंट। जैसे अभी जापान का एनिमे है, पूरी दुनिया भर में चलता है, बहुत एनिमे फैंस है, राइट। ऐसी डिज्नी पिक्सार की मूवीज़ इनसाइड 2 हो गई, 1.6 बिलियन कमाए थे, वर्ल्ड वाइड कमाया उसने, ठीक है। तो हम लोग ग्लोब के लिए बनाना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमें जो लगता है कि जो अभी इंडिया के जो एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं, वो फोकस कर रही हैं प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर अदर, और जो उनकी खुद की आईपीज़ हैं वो उतनी हाई क्वालिटी वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब है। हाँ, इसलिए इंडिया एक आउटसोर्सिंग हमें यहाँ पर आउटसोर्स, बाहर के बंदे बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि जितनी भी बाहर की मूवीज़ देख लो, हैरी पॉटर हो गई, ये हो गई, उसमें इंडिया की कंपनीज़ ने काम किया हुआ है। अभी टेक्निकल अभी जो वही है, बैंकरप्ट हुई है, ठीक है। तो इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो ग्लोबल मूवीज़ में काम करते हैं, मतलब यहाँ पर राइट टैलेंट है। इवन स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स, अवतार 2, ये सारी इंडिया में बनी है, इंडियन आर्टिस्ट ने काम करा है। बट बात है कि इंडिया के लिए नहीं बनी है, वो बनी यूएस मतलब यहाँ पर इंडिया में टैलेंट है, आर्टिस्ट है, बट काम हो रहा है आउटसोर्सिंग पे रादर देन आईपीस पे। तो हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब इंडिया का जो से ऐसी टैलेंट है आईपीज़ ना, वो बने। काम करे आईपीस बनाने में, इंडिया की आईपीस बनाने में, रादर देन बाहर की आईपीस बनाने में। एग्जैक्टली। तो इसीलिए दैट्स वेयर वी वर्किंग ऑन, एंड होपफुली दैट वर्क्स गुड, तो हम इंडिया से आईपीस लॉन्च करेंगे। व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर फ्रीलांसर्स, तो जब आप सर्च कर रहे होते हो तो आप किस बेसिस पे हायर करते हो? एज इन फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस, या कभी किसी फ्रेशर को भी आपको अपॉर्चुनिटी? फ्रेशर को भी करते हैं, मतलब वो टास्क पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले काम देते हैं, चाहे रिज्यूम में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर गिविंग देम वर्क, अगर वो अच्छा करके देते हैं देन हम लोग डिसाइड करते हैं हाँ भाई इसको टीम में कहाँ फिट करना है। तो कौन सी एक स्किल है जिसके बेसिस पे आप हायर करते हो? जैसे अगर एनिमेशन है, लेट्स सपोज, तो हम लोगों ने एक मॉडल दे दिया उसको, अपना रिग्ड मॉडल दे दिया। एनिमेशन में भी बहुत स्टेजेस हैं, या तो मॉडलर हो गया, रिगर हो गया, एनिमेटर हो गया, तो जिस भी स्टेज का बंदा मिलता है उसके लिए उससे हम एक सैंपल बनवा के देखते हैं, पेड सैंपल बनवाते हैं कि भाई ये रहा टास्क, ये करके दो, इसके लिए वी विल पे यू दिस मच अमाउंट, एंड देन वो जब अमाउंट पे काम करके देते हैं, एंड देन वी सी कि ठीक है क्वालिटी कैसा आ रहा है,
अगर हम इनको अपनी कोर टीम में मिलाएंगे तो क्या कम्युनिकेट हो पाएगा, क्या टाइम तो ज़्यादा नहीं ले रहे, ये सारे क्राइटेरिया देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं उनके पास कितने हैं काम करने के लिए। ये ना हो किसी मतलब स्किल तो हो बट वो पीसी वगैरह ही वैसा ना हो। तो हम ट्राई करते हैं यूजुअली एक्सपीरियंस लोगों को हायर करने के लिए फॉर द कोर टास्क इन द सेंस कि एनिमेशन, मॉडलिंग, रिगिंग, रेंडरिंग, लाइटिंग, ये सारी चीज़ों के लिए कोर मतलब जो बंदे हैं ना इनके लिए एक्सपीरियंस बंदे ही हम हायर करते हैं। बट जैसे जो टास्क हो गए कैरेक्टर स्केचेज, स्टोरी बोर्डिंग और भी जो इनिशियल प्री प्रोडक्शन के काम हो गए उनके लिए हम फ्रेशर्स को भी हायर कर सकते हैं। एसेट क्रिएशन हो गया उनके लिए हम नॉर्मल बिगनर लेवल वाले बंदों को भी हायर कर लेते हैं। सो दैट वोंट बी एन इशू फॉर अस। तो मतलब अगर पर आप किसी को भी हायर करते होंगे तो किसी भी फ्रीलांसर के बैकअप में एक और रखते होंगे, व्हाट इफ दे बैक आउट? यूजुअली हमारे बैकअप में हर टास्क के लिए मतलब 3 से 4 फ्रीलांसर्स रहते ही हैं कि अगर वो बैक ऑफ कर जाए या फिर किसी रीज़न से वो ना कर पाए तो, और वो सारे जो फ्रीलांसर्स हैं ना ऐसे नहीं कि बस हमने देखा अच्छा इसका वर्क ऐसा है चलो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं मेन प्रोजेक्ट में। मेन प्रोजेक्ट में किसी को भी इंटीग्रेट हम करते हैं ना तो उससे पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट हमारे साथ हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका होता है, जिससे हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ठीक है ही इज़ रिलायबल, ही कैन डू द क्वालिटी, ही कैन फिट इन आवर टीम। ये 3-4 चीज़ें हम पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं उनके साथ काम करके ऑन आवर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, तब उनको हम अपनी कोर टीम में मिला करके फिर मेन प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं, क्योंकि वी कांट टेक रिस्क ऑन आवर मेन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो मेन प्रोजेक्ट्स हमारी फ्यूचर की डेस्टिनी डिफाइन करने वाले हैं। अब उन पे हम आउटराइट डिसीजंस ऐसे नहीं ले सकते कि ठीक है ये बंदा अच्छा काम पोर्टफोलियो में दिखाया है तो इसको हायर कर लो। एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन। तो आप दोनों ने खुद ने कहाँ से एनिमेशन सीखी है? खुद से तो ऑनलाइन YouTube यूट्यूब, से ही उडेमी। सीखा है। यूट्यूब, उडेमी। और इतना खास इतना ज़्यादा अच्छा एनिमेशन नहीं आता है, पहले बता रहा हूँ। अब हम वही बात है, हमने स्टार्टिंग में हायरिंग करना स्टार्ट करना तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमसे जो नीचे लेवल के एनिमेशन करते हैं उनको हायर करना है। हमने कहा हम सारे एनिमेटर्स ना हमारी टीम में जितने भी बंदे हमसे बहुत अच्छे एनिमेशन करने चाहिए। हम जिस लेवल का कर रहे हैं ना शुड बी द लीस्ट इन आवर टीम, कि हम इस क्वालिटी का एनिमेशन सबसे लीस्ट हो हमारी टीम में, कल को काम करने की ज़रूरत पड़े तो हमारा सबसे लीस्ट क्वालिटी हो। इसीलिए हम ऐसे हायर कर रहे हैं कि क्योंकि जब हमारी टीम बना रहे हैं ना तो हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे से सब स्किल लेवल में नीचे ही रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने स्किल सेट एनिमेशन, क्योंकि मैं एनिमेशन बना नहीं रहा हूँ, मैं एज अ एनिमेटर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ बिजनेसमैन प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम डूइंग बिजनेस, मैं स्किल नहीं एक्वायर कर रहा हूँ, मैं सेलिंग सीख रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ अपने एनिमेशन सर्विसेज की, रादर देन जस्ट बीइंग अ आर्टिस्ट। आई एम बीइंग अ बिजनेसमैन जो स्किल सेल कर रहा है और उसको एक बड़े बिजनेस में बना रहा है, आईपी के बिजनेस में बना रहा है। तो मैं जितने भी एनिमेटर्स हायर करता हूँ मेक श्योर करता हूँ कि टॉप नॉच हो मेरी टीम में, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस ग्लोबल लेवल क्वालिटी, डिज्नी पिक्सार टाइप की क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके इंडिया से और ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए। ओके, सो जब आपने सोचा कि आपको एनिमेशन स्पेस में आना ही है, इसी स्टूडियो लाइन में, इसी स्टार्टअप स्पेस में आना है, तो हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स? बिकॉज पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में तो एक मतलब इंडियन पेरेंट्स का रहता ही है ना स्टीरियोटाइप कि नौकरी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब एंड एवरीथिंग। तो ये कैसे कन्विंस करा? मैंने तो इनका तो अलग कहानी रहा है, मेरा ये रहा है कि मैंने तो कन्विंस ही नहीं करा। मैंने तो इवन कॉलेज ड्रॉप भी लिया था तो मैंने घर में नहीं बताया था कि मैंने कॉलेज ड्रॉप लिया है। मैं घर से निकल जाता था, इनके घर पे बैठ के काम करता था। आज भी नहीं पता मेरे पेरेंट्स को कि मैंने कॉलेज ड्रॉप लिया है। अभी पता चल जाएगा? चल जाएगा तो अब तो चल जाएगा, अब तो कोई इशू नहीं है। 1-1.5 साल हो गया कॉलेज ड्रॉप लिए। तो बात यही है कि इनिशियली क्या होता था, घर में किसी को पता नहीं होता था कि क्या कर रहा है, दिन भर लैपटॉप में फ़ोन में लगा रहता है। तो घर में वही गालियाँ देते थे, थोड़ा बहुत बोलते थे, मैं सुन लेता था, काम करते रहता था। तो उतना मैं माइंड नहीं करा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ना ये ट्रेडिशनल वे में नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और मैं अपना टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता था बताने में, चाहे वो घर वाले भी हो। मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं पूरा डिटेल में कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो ना फिर कहते नहीं चलेगा ये वो। तो मैं वो सब चाहते ही नहीं था कि ये सब नेगेटिविटी आए। कर लेता हूँ, बन जाएगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। बट ज़्यादा क्या होगा, कॉलेज नहीं करूँगा। कॉलेज के मैंने क्योंकि जैसे स्कूल से मैं निकला था ना तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया था उस समय 2020 में, क्योंकि कुछ था नहीं करने को स्कूल से। ग्रेजुएशन करी ही नहीं है इसका मतलब? ग्रेजुएटेड ही नहीं ग्रेजुएटेड नहीं हूँ मैं से थर्ड थर्ड ईयर में मैंने ड्रॉप लिए थे एग्ज़ाम के टाइम में। और वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एग्ज़ाम के टाइम में मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, इको का शायद एग्ज़ाम था, उसी दिन ये जो $33,000 की क्लाइंट की मीटिंग है ना उसी दिन शेड्यूल थी। मैंने कहा यार कॉलेज जाऊँ, एग्ज़ाम के लिए जाऊँ, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं रीशेड्यूल कराऊँ मीटिंग, क्योंकि मैं अपनी तरफ से फ्रिक्शन नहीं कभी क्रिएट करता क्लाइंट के लिए मीटिंग करने के लिए। इवन दो क्लाइंट मेरे को 4 बजे भी मैसेज करता है ना रात में कि यार मीटिंग कर लेते, तो आई विल, अगर मैं सो भी रहा होता हूँ और अगर मैं गलती से देख लिया मैसेज तो आई गेट अप एंड कि ठीक है हाँ कर लेते मीटिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी तरफ से फ्रिक्शन क्रिएट करूँ और फिर वो डील और डिले हो। क्योंकि एट द एंड अगर डील क्लोज करनी है, ईगर हो आप, तो कर लो डील क्लोज, चाहे वो कहीं भी हो तुम। तो इसीलिए फिर मैंने अपने घर से निकला, इनके घर गया, मीटिंग करी और फिर वो डील क्लोज हो गई और उसके बाद से फिर हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद से फिर मैं किसी भी एग्ज़ाम में नहीं गया, कोई एग्जाम नहीं दिया ना। मैं कहा छोड़ो, क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम था वो, मैंने कहा अब नहीं जा रहा एग्ज़ाम देने। अब फिर मैं उसके बाद से कॉलेज गया ही नहीं कभी। क्या स्ट्रीम थी आपकी 11th 12th में? इको प्लस कंप्यूटर
12th में बोला भाई। 12th अच्छा में। कंप्यूटर सॉरी अभी तो कह रहा हूँ 12th पास। 12th में इको कॉमर्स विद मैथ। कॉमर्स विद मैथ्स हाँ ली, कॉमर्स चलो। विद मैथ थी यस। और आपने कैसे कन्विंस मेरा तो देखो कन्विंस करने का क्या था सीन, मतलब प्रॉब्लम्स थी तो 12th के बाद ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। तो कन्विंस क्या था कि मतलब मेरे पापा बड़े लोगों के साथ काम वाम करते थे, वो लेबर का काम करते थे ना उस समय। तो क्या कहते हैं, जिनके साथ भी काम करते थे वो उनको एडवाइस देते थे कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई से ही तुम्हारा जो है लाइफ चेंज हो सकता है, पूरे घर का खानदान का लाइफ चेंज हो सकता है। तो जब मैं रात में जाता जॉब करने के लिए, वैसे पापा चाहते नहीं थे कि मैं जॉब करूं, बट मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया था, मम्मी जाने दो जॉब पे। नाइट जॉब थी ना रात की, तो रात में कॉल सेंटर में काम करता था। फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया था तो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, मेरे को मन था रिसर्च करने का कि मैं मैथ्स में रिसर्च करूँगा, मैथमेटिशियन बनूंगा, ये वो फलाने का ना, ठीक है। तो मैथ्स में अच्छा भी था मैं। तो उसके बाद कॉलेज, दिन में कॉलेज, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाता था, फिर उसके बाद जॉब पे जाता था, ठीक है। तो उसके से क्या हुआ कि मतलब पापा सोचते थे कि यार लड़का बिगड़ गया है, क्योंकि कॉल सेंटर में काम करने वाला रात में है कि नहीं, तो उनके दिमाग में परसेप्शन करते हैं ठीक है। तो उनके दिमाग में पूरा यही था। और एक दिन क्या हुआ, एक मेरा मतलब ख़राब दोस्त था, उसने मेरे को बियर पिला दी थी, ठीक है। वो बियर या दारू थी पता नहीं, मेरे को उसमें कोक में डाल करके, पहले मेरे को अजीब सा लगा, बट फिर मेरे को अच्छा लगने लगा तो मैं पी गया। शुरुआत मजबूरी में करी थी, फिर मजा आने लग गया। फिर मैं घर गया रात में 3 बजे, मतलब जॉब से घर 4 बजे मैं आया, तो थोड़ा सा स्मेल आ रही थी, बट मैं किसी तरह अपने आप को ठीक करके गया। क्या कहते हैं, मम्मी ने गेट खोला, मैंने क्या कि मम्मी क्या करके आया, मम्मी पूछ रही क्या करके आया, मैंने क्या करके आया मैं पूछ, मतलब उस समय तो पहली बार ही पिया था मैंने, तो थोड़ा अजीब हो गया था। फिर पापा को मम्मी ने बताया ये सब कर रहा है। तो फिर अब तो मैं निकल चुका था हाथ से इन द सेंस, अब मैंने अपनी राह पकड़ ली थी कि यार अब मेरे को काम ही करना है और कुछ नहीं करना है। बट उसके बाद जब थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होने लगी, क्योंकि कॉलेज भी जाना था, फिर ट्यूशन भी पढ़ाना था, और क्योंकि कॉल सेंटर से क्या था, अर्निंग भी हो रही थी उससे, और ट्यूशन से भी हो रही थी। फिर मैं सोचा एक काम करता हूँ, कॉल सेंटर छोड़ देता हूँ, ट्यूशन को अच्छे से पकड़ लेता हूँ, बिकॉज इज़ अ गुड प्रोफेशन, मतलब ट्यूशन पढ़ाने में को अच्छा लगता था। तो मतलब हसलिंग स्टार्टिंग से ही कर रहा था, बस सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करना है। और एनिमेशन का भी मैं आपको बताता है, एनिमेशन का ऐसा नहीं है कि बस सोचा और एनिमेशन आने लग गया, क्योंकि एनिमेशन के लिए पीसी चाहिए होता है, बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो एनिमेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट जो सक्सेस है ना वो एनिमेशन में मिली। मतलब इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, इट वाज नॉट लाइक कि भाई हम लोगों ने सोच के ही एनिमेशन स्टार्ट किया, चीज़ें बहुत सारी स्टार्ट करी, बट सक्सेस हमें एनिमेशन में मिली। और यहाँ से जब मिलने स्टार्ट हुई तो फिर हम लोगों ने इसको फिर कंटिन्यू ऑल इन चले गए और फिर ऑल इन इसको चले गए, करते रहे। करते रहे। तो और क्या ट्राई करा था आपने अपार्ट फ्रॉम इससे पहले हमने एक एडटेक ऐप बना रहे थे हम। आप दोनों ही बना रहे थे हाँ तब दोनों बनाए थे, जब मैं 12th में था ना तब बना रहा था मैं। तो उसी के अलॉन्ग साइड स्कूल से पहले मैं कोडिंग क्लासेस जाता था, मैं और ये कोडिंग क्लासेस जाते थे ऐप्स बनाना सीखने के लिए कि ऐप कैसे बनाते हैं। तो जावा वगैरह सीख रहे थे। मेरा दोपहर का स्कूल था केवी वाला, तो मेरा ऐसे रहता था सुबह 6-7 बजे पढ़ाने आते थे मेरे को घर पे, 12th में था मैं। और फिर ये 1-1.5 घंटा पढ़ाने के बाद फिर हम लोग चले जाते थे साथ में, द्वारका मोड़ में इंस्टीट्यूट है वहाँ सीखने चले जाते थे ऐप डेवलपमेंट सीखते थे 10-11 बजे तक, 11:30 बजे तक। और फिर वहाँ से मैं चले जाता था अपने स्कूल, और ये आ जाते थे अपने घर। और फिर स्कूल में भी मैं बास्केटबॉल में था, तो बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में, और उसके बाद से फिर पढ़ाई वगैरह, और फिर शाम को घर आता था, थक जाता था, सो जाता था, फिर नेक्स्ट डे सेम रिपीट। तो उस समय हम ऐप डेवलपमेंट सीख रहे थे। ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद फिर हम ऐप बनाने लग गए लगातार। एक ही लैपटॉप लिया था इन्होंने, तो वो लैपटॉप पहले मैं बनाता था, कभी कुछ दिन उस पर काम करता था, फिर ये करते थे, क्योंकि दिन भर ये घर पे रहते थे, मैं तो शाम में ही रहता था ना। दिन भर मैं घर पे नहीं था, मतलब हाँ दिन भर घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे, तो इन पर ज़्यादा टाइम रहता था। तो इस वजह से फिर हमने ऐप बनाया था, वो ऐप पर चला नहीं, क्योंकि फंडिंग भी नहीं मिल पाई, और उसमें बहुत खर्चे भी लग रहे थे, और पैसे भी नहीं थे हमारे पास। आइडिया नहीं था इन्वेस्टर्स कैसे रीच आउट करते हैं, हाँ कैसे उसको स्केल करते हैं, आइडिया नहीं था। बस था कि ऐप बनाना है, ऐप बना भी दिया था लगभग। अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास हाँ, यूआई डिज़ाइन उसका। हाँ हमने बना दिया था, पूरा ऐप बना दिया था, पर स्टिल वो चला नहीं। उस समय हमें पता नहीं चल पाया कैसे इसको स्केल करना है। फिर क्योंकि यूआई आता था मेरे को, तो यूआई से रिलेटेड ही एनिमेशन, फ्रंट एंड जो होता है उसी से रिलेटेड एनिमेशन। तो पहले मैंने यूआई में ट्राई करा, फ्रीलांसिंग का नहीं चला, ख़राब एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने स्विच करा कि यूआई से थोड़ा सा और अगर सीख लूँ एनिमेशन आ जाएगा, एनिमेशन में करके देखता हूँ। तो पहला क्लाइंट ही मेरे को अच्छा मिल गया था, मई में मिला था मेरे को, 20 मई के आसपास आई थिंक मिला था मेरे को पहला क्लाइंट। यूएस की थी वो, कोई कॉलेज स्टूडेंट थे, उसको एक छोटा सा एनिमेशन बनवाना था $100 का। तो वो $100 का एनिमेशन बनाया था हमने, और उसने $20 की टिप दी थी। तो वो मैं कहूँगा ब्रेक थ्रू पॉइंट था, जब उसने टिप दी ना, तो आई वाज लाइक कि मैंने क्या काम कर दिया है। और फिर उसके बाद से फिर हम धीरे धीरे काम करते गए, तो उसी में फिर स्केल करते गए। पता है वहाँ से ना एक लर्निंग मिली, मतलब जो पुराना बिजनेस जो फेल हुआ था, कि ना वहाँ से ये चीज़ समझ आई कि यू हैव टू रीच आउट, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको सुनाना पड़ेगा सबको। अभी मैं देखता हूँ ना, अभी मतलब डिप्रेशन से आ जाता है कभी। अभी जो पुराने जो अभी जो नए फाउंडर्स, जैसे एप्टो का फाउंडर है आदित्य है,
राइट, आदित्य नाम है ना, आदित्य समथिंग। तो उनके मैंने एक वीडियो देखी अभी कि वो अपना एक गो पूल करके ऐप को पिच कर रहे थे टू समथिंग, और उसको उस समय 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले, तो उसको फंडिंग मिली थी, कितनी फंडिंग का ग्रांट मिला था $50,000 का। तो उससे अच्छा ही आइडिया था हमारा, बट हम लोग रीच आउट नहीं कर पाए थे, है ना। वो होता है ना, हाँ, आइडिया लोग अपने में ही रख के हाँ, बस सोचते हैं हम ही बिल्ड करेंगे, हम ही बिल्ड करेंगे, ऐसे नहीं चलता। यू exactly. शुड गो ऑल आउट ऑन सोशल मीडिया की वीडियो बना के डालो व्हाट यू आर बिल्डिंग। सोशल मीडिया या फिर इन्वेस्टर को रीच आउट करो, हाँ, मतलब जितने लोगों से बहुत बात सारे कर इन्वेस्टर सकते हो। पूल्स होते हैं जिनमें वो चाहते हैं आप आइडियाज लाओ, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ग्रांट देते हैं आपको कि बिना पैसे, बिना इक्विटी के, कि आप लो ग्रांट और आप बनाओ बस। और फिर वहाँ पे आप बनाते रहे, तो अगर कुछ अच्छा बन गया तो गुड, नहीं बना तो आपको एक्सपीरियंस मिला, फिर नए वेंचर में आपको काम आएगा। तो वही चीज़ है। अभी कोई अगर मेरा तो अगर कोई मुझसे अभी पूछता है ना कि अगर कोई मिस्टेक अगर ठीक कर सकते हो क्या कर सकते हो, तो यही करेंगे भाई। आइडिया अगर आपके पास आया एंड यू हैव सम स्किल्स फॉर इट, जैसे ऐप में हम लोगों ने बहुत चीज़ें बना ली थी, तो इट वॉज अ परफेक्ट स्टेज कि हम लोग कोई प्री सीड उठाते या सीड फंडिंग उठाते, राइट। तो वो चीज़ थी, तो हम लोग को इतना मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम चला है। तो अगर कोई भी अगर आगे कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई अच्छी स्किल्स है, उसने कुछ बिल्ड किया है, तो ही शुड गो फॉर इट। मतलब जाओ भाई, You should go all in, यही गो आपकी ऑल इन, advice हाँ, रहेगी। इन्वेस्टमेंट क्योंकि सीख करो भाई। और ना build मैंने करो। एक चीज़ ये सीखी थी कि एट एनी पॉइंट अगर कोई मेरे से पूछे ना कि अभी तुम क्या कर रहे हो, तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन समथिंग। ये नहीं कि अच्छा मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं इस पर काम करूँगा, ऐसा नहीं। जब भी कोई मेरे से कोई पूछता है ना, तो एक तो होता है चलो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल तो रहा है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है। जैसे अभी कोई मेरे से पूछेगा ना तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि मैं अभी अपनी टीम को ऐसे स्केल करने पे काम कर रहा हूँ कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा सकूँ, और प्रोड्यूसर्स को रीच आउट करने पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम हो गया कि मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग का क्या होता है कि बिजनेस चल रहा है बट ऑटो पायलट में चल रहा है, कि ठीक है काम कर रहे हैं, वो इनोवेशन नहीं कर रहे। बहुत सारे जो स्टूडियोज़ हैं वो भी ऐसे ही चल रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, काम हो रहा है, चल रहा है। पर मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रह करके काम करूँ ना, कि अभी जो डिसीजंस ले रहा हूँ ना, आगे आने वाले टाइम में कंपाउंडली रिटर्न दे मेरे को। जैसे प्रोड्यूसर्स को रीच आउट करना, उनके साथ काम करना, नए नए प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करना। इवन लेंस कार्ड के लिए हम आइडियाज़ भी खुद ही देते हैं उन्हें। वो लोग नहीं बताते कि हमें कैसी एनिमेशन करना है, हम सोचते हैं बैठ करके, मैं और ये, कि ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि ऐसी एनिमेशन बनाएंगे तो आपका ब्रांड सही प्रमोट होगा। फिर उनकी गाइडलाइन आ जाती है कि हम ऐसे नहीं दिखा सकते, वैसे नहीं दिखा सकते, तो उसके अंदर रह करके काम करते हैं, बट हम ही ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम 10 आइडियाज़ दे देंगे ना उन्हें, तो उन 10 पसंद आ गए, तो 10 प्रोजेक्ट आ गए हमारे पास। तो हम हमेशा समथिंग में काम करते रहते हैं बिजनेस के अराउंड, कि हम कैसे इसको और अच्छे से स्केल कर सके। क्योंकि जो विजन है हमारा, डिज्नी पिक्सार जैसी कंपनी बनाना, 1000 करोड़ 2000 करोड़ या $1 बिलियन कमाना आईपी से या एनिमेशन सर्विसेज से, तो वो ऐसे ही हो पाएगा। अगर हम ऑटो पायलट में बैठ जाएंगे, चलो फंडिंग आ गई, क्लाइंट आ रहे हैं, टीम बनी हुई है, काम होते रहेगा, तो ऐसे नहीं चल पाएगा बिजनेस, ऐसे फिर स्टैग्नेंट ही रहेगा वो। ट्रू। तो अभी आप लेंस कार्ड के लिए किस तरीके के एनिमेशंस कर रहे हो? अभी आप देखना, मैं आपको एक अभी तो खैर रिलीज़ हुई नहीं है, जस्ट आज यहाँ आने से एक रात पहले ही वो एनिमेशन डन हुई है। मैंने उनकी टीम को ही भेजी है, माइनर से रिवीजन है, बट आप लोग देखना जैसी आएगी मैं आपको दिखा उनके दूंगा। मार्केटिंग के लिए कर रहे हो? हाँ, उनकी मार्केटिंग के लिए, लेंस कार्ड के प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट करने के लिए, स्टोरीज वगैरह बना करके कूल सी अच्छे एनिमेशन मस्त करके। एनिमेशन बनेगी, आप हाँ, अभी मस्त बनी है। मैं ज़्यादा हाइप नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही देखना, जो लोग रिलीज़ करेंगे कुछ टाइम में। दो एनिमेशन अभी बना रहे हैं हम, और 3 के और आइडियाज़ अप्रूव हो गए हैं, तो उनके लिए भी काम करेंगे, बट नेक्स्ट मंथ तक 2 तो आ जाएगी एटलीस्ट। अगर अभी आप कोई भी इस एनिमेशन इंडस्ट्री में कोई भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या कोई भी फ्रीलांसर भी एंटर करना चाहता है, तो वो कैसे एंटर कर सकता है? क्या एक स्किल या क्या एक पर्टिकुलर चीज़, उसको माइंडसेट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हैबिट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो उसको आप अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहोगे कि ये हो तब वो हो सकती है? मेरे को तो मेरे हिसाब से भाई 3 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर एंटर कर रहा है ना स्पेस में, एनिमेशन स्पेस में स्पेशली, तो उसको मेक श्योर करनी चाहिए। पहला तो अपना पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो ऐसा रखे ना, देख कर कि बंदा यार इसके साथ काम करना है, सबसे पहली चीज़, सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मुझे लगता है वो है कि यार क्लोजली मॉनिटर कि भाई जो एआई टूल्स हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है ना, क्लाइंट अब आपसे टाइम कम एक्सपेक्ट करने लग गया है कि भाई अब तो ये तो जल्दी हो जाएगा, अब तो ये तो टूल आ ही गया है। आजकल रील बंदे बनाने लग जाते हैं, दिस एआई टूल विल हेल्प यू सेव दिस मच टाइम, तो वो तो क्लाइंट के पास भी जाती होगी, तो वो सोचता है कि भाई अब टूल्स इतने सारे आ गए हैं, तो अब तो जल्दी जल्दी वीडियो बननी चाहिए। तो ये है कि एआई को भी क्लोजली मॉनिटर करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अनमोल बता देगा वो है स्किल्स को, मतलब स्किल सीखना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अलॉन्ग साइड स्किल को सेल करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि हम स्किल सीख लेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे इसको सेल करना है। और सेल के नाम में ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि मैं जॉब कर लूँगा, एनिमेशन सीख लिया, किसी स्टूडियो में डीनेग में किसी कंपनी में जॉब कर लूँगा, और वो लोगों का आइडियल ड्रीम होता है कि डीनेग वगैरह में काम करना है, ठीक है। बट मेरा क्या मानना है, मैंने सही से स्किल सीखी भी नहीं थी ना एनिमेशन, थोड़ा बहुत टूटा फूटा से एनिमेशन सीखा था, वो भी 2D में, तभी भी मैं निकल गया था स्किल सेल करने। अब अगर मैंने उस समय सेल ही नहीं करी होती ना, मैं वेट करता कि पहले मैं पूरा प्रॉपर मस्त पिक्सार जैसा एनिमेशन बनाने लग जाऊँ फिर सेल करूँगा, तो वो टाइम कभी आता ही नहीं।
तो मेरा ये मानना है द डे यू स्टार्ट लर्निंग द स्किल, दैट डे इटसेल्फ यू स्टार्ट लर्निंग सेलिंग स्किल एज वेल। ठीक है, आपको उसी समय सीखना पड़ेगा कि स्किल को सेल कैसे करना है। ये नहीं भरोसे मत बैठो कि भाई जब मैं सीख लूँगा तब करूँगा। इवन तो बेसिक चीज़ ही ऑफर करो। स्टार्टिंग में हम बेसिक 2D एनिमेशन ऑफर करते थे, फिर धीरे धीरे काम करते करते अलॉन्ग साइड सीखते सीखते हम और ज़्यादा सर्विसेज ऑफर करने लगे, जैसे 3D एनिमेशन हो गया, मोशन ग्राफिक्स हो गए, ये सब। बट ये स्टार्ट तब हुआ जब हमने 2D से स्टार्ट करा। अगर हम पूरा सोचते पहले 2D सीखेंगे, 3D सीखेंगे, मोशन ग्राफिक्स सीखेंगे और 3D में भी मॉडलिंग, रेंडरिंग, रिगिंग, लाइटिंग, सब कुछ सीखेंगे, कंपोजिटिंग, तब करेंगे तो मेरे को 3 साल सिर्फ सीखने में ही लग जाता है। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या लैंडस्केप रहता मार्केट का, क्या नहीं रहता। फिर AI टूल्स का अलग से सीखता, फिर मैं सोचता नहीं अभी रुक जाओ, AI टूल आए, अभी इनको सीख लेता हूँ फिर करूँगा। तो बस मैं सीखते ही रहता। बहुत सारे लोग सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, विच इज़ फाइन, बट अलॉन्ग साइड आपको सीखना पड़ता है कि कैसे आपको सेल करना है स्किल को। ये तो मैं अपने लिए ही ले लूँगी सारी एडवाइस, हाँ, क्योंकि अप्लाई हो जाएगी। सो डू यू थिंक लॉन्ग टर्म में एनिमेशन का डिमांड फिर भी रहेगा? ऑल्सो जो AI के आने से एनिमेटर्स माइट बी इन अ फियर कि मतलब जो काम वो 4-5 घंटे लगा के करते हैं, मतलब वो 2-4 सेकंड में कोई करके निकल जाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर डिटेल में देता हूँ। ये जो एनिमेशन इंडस्ट्री है ना, अभी वो $500 बिलियन के अप्रॉक्स है। ठीक है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आउटराइट इसको हटाया नहीं जा सकता कि ठीक है यही आ गया एंड नाउ इट्स कम टू ज़ीरो। ठीक है, बहुत इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनिमेशन में हमारा स्पेस इसलिए भी बन पाया क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना बहुत आसान है। अगर कोई इंडस्ट्री ही छोटी होगी ना तो उसमें इतना कमाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अब यहाँ अब $500 बिलियन 2030 तक हो गया, अभी 400 समथिंग बिलियन डॉलर की। ठीक है, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, तो मेरा ये मानना है AI को ना क्लोजली मॉनिटर करके उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे हमने शार्क टैंक में शार्क्स के लिए वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें भी हमने AI का इस्तेमाल करा था। उनके जितने भी वॉइसेस हमने AI मॉडल को ट्रेन कराए और फिर उनके वॉइसेस यूज़ करे। उनसे तो हमने जाके वॉइसेस मांगे नहीं थे कि आप अपने वॉइसेस दे दो सो दैट हम एनिमेशन में यूज़ कर पाएँ। स्टिल हमने ट्राई करा 80% 90% जो वॉइस साउंड करे ना उन्हीं की तरह करे, वरना अगर जेनरिक साउंड करती तो वो फील ही नहीं आता एनिमेशन में कि यार अच्छा अमन ने बोला है तो पहचानना पड़ेगा, अमन का कैरेक्टर है तो अमन की वॉइस है। पर हमने ट्राई करा अमन के जो डायलॉग्स हैं जो उसने एक्चुअल में बोले वैसे ही डायलॉग वहाँ पे जाएँ। ठीक है, तो AI ट्रेन करा हमने और उसके बाद AI से यूज़ करा। अब जो आगे आने वाले AI डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। मैं बहुत सारे टूल्स भी AI के यूज़ करता हूँ। जैसे पहले स्टोरी बोर्डिंग बनाने में ना हमको बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम इन द सेंस 6-7 दिन लगते थे। अब हम 2 से 3 दिन में बना पा रहे हैं क्योंकि AI के आने के बाद क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट के साथ ना हम स्क्रिप्ट देते हैं, AI से चैट करते हैं कैसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं इस स्क्रिप्ट को स्टोरी बोर्ड में बनाने के। सजेशंस आते हैं वहाँ से और बहुत अच्छे सजेशंस आते हैं ChatGPT और DeepSeek वगैरह से। उनको हम फिर इमेजेस में जनरेट करते हैं कैमरा एंगल्स वगैरह के लिए कि क्या कैमरा एंगल हम रख सकते हैं, और फिर उनसे हम स्टोरी बोर्ड में जब जाते हैं तो हमारे पे अच्छा क्रिएटिव आइडिया होता है। पहले क्या होता था, पहले ब्लैंक माइंडेड जाते थे स्टोरी बोर्ड बनाने, फिर पहला वर्जन बनाएंगे, क्लाइंट को देंगे, फिर उसमें रिवीजन आएगा, फिर हम दूसरा वर्जन बनाएंगे। तो ये प्रोसेस ही 2 वीक 3 वीक चल जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब हम ब्लैंक माइंडेड नहीं जा रहे हैं स्टोरी बोर्ड बनाने, अब हम स्टोरी बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो वी हैव सम आइडियाज़ ऑलरेडी, वी हैव सम रेफरेंसेज ऑलरेडी। और उसके बाद से फिर हम स्टोरी बोर्ड जब बनाते हैं ना तो अच्छी स्टोरी बोर्ड निकल करके आती है। तो पहले जो 3-4 रिवीजन लगते थे, अब वो एक रिवीजन में या मैक्स टू मैक्स पहले स्टेज में अप्रूव हो जाता है वो। तो बहुत सारा टाइम बच गया, बहुत सारा कॉस्ट बच गया इधर। अब एनिमेशन में ना AI का स्टेजेस में यूज़ होता है। AI का यूज़ ऐसे नहीं होता कि आपने प्रॉम्प्ट दिया पूरी एनिमेशन बन गई और जो आइडियल एनिमेशन चाहिए वो बन गई, अब तो एनिमेशन मूवीज़ पूरी बन जाएंगी, ऐसे नहीं होता। अब अगर एनिमेशन में बना रहा हूँ उसमें मॉडलिंग का काम है, असेट क्रिएशन का काम है, कंपोजिटिंग का काम है, बहुत सारे काम है। मॉडलिंग में क्या होगा, एक AI है जिससे ब्लेंडर में हम प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वो रफ मॉडल बना देता है। पहले क्या होता था, पहले स्क्रैच से मॉडल को स्कल्प्ट करना पड़ता था, उसके बाद से बनता था। वो टाइम लग जाता था 6-7 दिन, एक मॉडल अगर कैरेक्टर मॉडल या कोई सा भी मॉडल बनाना है तो। अब क्या है, हमें बेसिक मॉडल पहले ही मिल गया बस प्रॉम्प्ट देते ही। तो जो मॉडलिंग का काम पहले 7 दिन का था वो अब 2 से 3 दिन का रह गया। तो ऐसे हर स्टेजेस में टाइम बचा करके कॉस्ट बच जाता है हमारा, और फिर उसकी वजह से हम एनिमेशन का जो प्रोसेस है उसको कम टाइम में कर पाते हैं। तो पहले ये होगा, अब आगे आने वाले टाइम में ये होगा, जो लेवल की क्वालिटी बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पीछे हो जाते थे कि यार साल भर लगा के कौन बनाए मूवी, मेरे को तो 6 महीने में बनाने, या 3 साल लगा के कौन बनाए। अब वो सारे कंटेंट और ज़्यादा आएंगे, तो जो क्वालिटी आगे आने वाले टाइम में ना बहुत बढ़ेगी एनिमेशन की। अब जो पहले प्रोड्यूसर्स मिला करके 3 साल में बनाते थे मूवी, अब अगर वो 1 साल में बन जाएगा तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आने लगेगी ना यूजिंग AI, जिसमें हम AI से प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। तो एनिमेशन की क्वालिटी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, और जो अगर AI यूज़ नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो रिप्लेस करा जाएगा।
मेरा ये मानना है कि वो फ्रीलांसर रिप्लेस नहीं होगा जो एआई के साथ कॉप अप कर रहा है, या वो आर्टिस्ट रिप्लेस नहीं होगा जो एआई के साथ कॉप अप कर रहा है, क्योंकि ही नोज़ कि एआई से वो अपने काम को कितना एफिशिएंट बना सकता है और कितना फास्ट बना सकता है। जहाँ बाकी लोग 10 दिन में बनाएंगे वो 2 दिन में बना करके दे देगा, तो डेफिनेटली ही विल हैव हायर डिमांड। तो डिमांड एंड सप्लाई का ही है यहाँ पे पूरा। तो मैं तो यही मानता हूँ, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ एआई में, और सबको इन्वेस्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए कैसे हम अपने वर्क में बना सकते हैं। और नहीं इन एनिमेशन में ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में जहाँ पे एआई हेल्प कर सकता है उनको, दे शुड लर्न रादर देन कि आंख बंद करके बैठ जाओ कि ठीक है कुछ भी होगा आई विल सी, कि जो होगा मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा। नहीं, यू नीड टू एक्ट नाउ, क्योंकि एआई डेवलप हो रहे हैं। पहले होता था कि 1-1.5 साल में कुछ एआई डेवलपमेंट हुई है, अब हर दिन कुछ एआई डेवलपमेंट हो रही है। तो यू नीड टू कॉप अप विद दैट, और मैं वही ट्राई कर रहा हूँ करते रहने का। इसीलिए मैं अपने दिन में ना कम से कम 2 से 3 घंटा तो हर एआई से इंटरेक्ट करने में लगाता ही हूँ, कि चैट जीपीटी का क्या नया वर्जन आया। कल रात में मैं काम कर रहा था, 4 बजे चैट जीपीटी का 4.5 वाला वर्जन आ गया। मैं 4 बजे चलाने बैठ गया कि क्या वर्जन आया, देखो जरा इसमें क्या नया है। उसके बारे में आर्टिकल्स रीड करने लग गए, वीडियोस देखने लग गए जो तुरंत आ रही थी, रिव्यू वीडियो। तो उससे मेरे को और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बंदों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। उनको है कि मेरे को जब पता चलेगा तब देखूंगा, जब उसको पता चलेगा तब तो सबको पता चलेगा। अभी क्या, अभी खुद रिसर्च करके आपको अगर जितना पता लगेगा ना यही से, तो यू विल बी अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन और अदर पीपल। तो ये मेरा आंसर है एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए। दैट्स ग्रेट। तो बहुत ही एक तो इंस्पायरिंग आंसर आप दे रहे हो, बात में मुझे लग रहा है सारे जवाब मेरे दिए ही है। जब आपके फ्रीलांसर से आपने कंपनी ने पूरा ऐसा स्विच करा है, मतलब इसे टर्न आउट करा, तो आपके जो फ्रीलांसिंग में पर्सनल क्लाइंट्स थे, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आप लोगों के थे, तो उन इंटरनेशनल क्लाइंट्स या नेशनल क्लाइंट्स जो भी थे, उनको आपने कैसे कन्विंस करा कि वो आपके कंपनी में भी आपके क्लाइंट्स बने रहे, या कंपनी आप खोल रहे हो तो मेरे उसमें तो हमारे से इंटरेक्शन होता है ना क्लाइंट्स का, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनके लिए हम ही कंपनी है। मतलब अगर पूरा बिजनेस है हमें चलाना है ना, तो जो 100% बिजनेस की प्रॉब्लम्स है ना, उसमें से ये 0.5% प्रॉब्लम है ये कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लाइंट से डील कर रहे हैं, बस बिलिंग किस नाम से हो रही है, मेरे नाम से हो रही है। नेक्स्ट टाइम बिलिंग किसके नाम से होगी, कंपनी के नाम से होगी, उसको तो पे करना ही है। क्वालिटी वही मिल रही है, इंटरेक्शन पॉइंट वही है, मैं हूँ, और उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। क्वालिटी जो पहले जा रही थी वही अभी भी जा रही है, क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्री में पूरा का पूरा काम ना क्वालिटी पे ही चलता है। अगर मैं अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा, खराब क्वालिटी दे रहा हूँ, और मेरी मस्त कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है मान लो, और मैं खराब क्वालिटी दे रहा हूँ, तो क्लाइंट वोंट वर्क विद मी, ठीक है, इवन तो मेरी कंपनी लिस्टेड है। अब अगर वहीं पे मैं नॉर्मल फ्रीलांसर ही हूँ और मैं ख़राब पीसी से भी अच्छी एनिमेशन बना करके क्लाइंट को दे रहा हूँ, तो क्लाइंट विल वर्क विद मी, ही वोंट केयर कि कंपनी रजिस्टर है अनरजिस्टर है। ये इंडिया में बहुत होता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर है, जीएसटी नंबर है, ये सब बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं। तो पहले तो मैं, अब तो खैर है तो अब मैं बोल देता हूँ, पहले बोल देता था नहीं है मेरे पे जीएसटी नंबर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, तो वो अनप्रोफेशनल हो जाता है। आई एग्री विद यू, बट मैंने ऐसा देखा है यूएस में उतना ज़्यादा ही अनप्रोफेशनल नहीं होता, एज लॉन्ग एज आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप काम अच्छा करके दे रहे हो और ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर द डिफरेंट, मतलब 0.5% प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस मेरे हिसाब से। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और जो इंडिया से कोई क्लाइंट आता है, तो दोनों में तो वैसे तो बहुत ही डिफरेंस रहता होगा, बट व्हाट डू यू फील, इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा क्लियर होते हैं अपनी अप्रोच में कि उनको पता है उनको क्या चाहिए, एग्जैक्टली, और वो टाइम वेस्ट ना करते हो आपका इस मामले में? हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट के साथ हमने डील करा है ना, उनको आइडिया ही नहीं होता है उन्हें चाहिए क्या। इंडिया के क्लाइंट, इंडिया के क्लाइंट, अब ये ऐसा नहीं है कि यूएस में ऐसा नहीं होता। मतलब यूएस में अगर मैंने 50 क्लाइंट के साथ काम करा है ना, तो 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट ऐसे आ ही जाते हैं जो मतलब जिनको आइडिया नहीं होता उनको चाहिए क्या। अब उनमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। बट इंडिया में बस वो रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं 50 इंडियन क्लाइंट के साथ काम करूँ तो शायद वो 15 से 17 क्लाइंट का आंकड़ा होगा जिनको अनश्योर है कि क्या चाहिए, ठीक है। तो वही है, यूएस में आंकड़ा थोड़ा कम है, इंडिया में आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इंडिया में पे भी कम है इन सारी वीडियोस का, और उसके वजह से रिवीजन्स बहुत ज़्यादा कराते हैं। अब रिवीजन कराने के मैं वहाँ यूएस में तो ऑफकोर्स चार्ज एक्स्ट्रा लेता ही हूँ, और इंडिया में भी लेता हूँ, बट क्लाइंट उतना मानते नहीं है, तो मैं आर्ग्यू करता ही नहीं हूँ ज़्यादा। मैं इसीलिए कम ही इंडियन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। अच्छी कंपनी होती है, अच्छा कोई क्लाइंट होता है तो कर लेता हूँ जिनके साथ पहले काम कर रखा होता है। अदरवाइज़ यूजुअली मैं रीच भी आउट भी करता हूँ, तो या तो बड़े प्रोड्यूसर बड़ी कंपनी को करता हूँ इंडिया में, या फिर यूएस में नॉर्मल मीडियम लेवल प्रोड्यूसर और कंपनीज़ को। वाह, बढ़िया है। Okay, then that brings us to the end of the conversation. Thank you so much guys for coming. Thank you, and बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। या मुझे भी बहुत इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशन हो गई मेरे लिए खुद के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। So guys, that's it for this particular podcast. Do tell me which part of this episode you like the most. Do like, comment, share and subscribe to our channel. I am your host Bhumika Rawat signing off. See you in the next one. Thank you so much for watching.